ओ माय दिल 71 एपिसोड। रात हो चुकी थी पर आशिका ने राहुल को खुशी से मिलने नहीं दी थी, ना ही उसके घर वालों को। यहाँ तक उसने तो कपिल के साथ मिलकर उन्हें हॉस्पिटल से भी बाहर जाने के लिए बोल दिया था, जिस कारण सारे मित्तल उदास होकर और अपनी गलती पर पछताते हुए घर के लिए निकल जाते हैं। तो वही राहुल बार बार खुशी से मिलने की कोशिश कर रहा होता है, पर आशिका उसे दरवाजे से अंदर ही नहीं जाने देती, जिस कारण राहुल काफी ज्यादा निराश होकर बाहर से निकल जाता है। इस समय उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू होते हैं और वो पैदल ही सड़क पर निकल जाता है और उसके सामने बार बार खुशी का सफ़ेद पड़ चुका चेहरा आ रहा होता है और उसके ही साथ अपने किए सारे गुनाह जिसे याद कर वो बस लगातार रोते हुए सड़क पर चल रहा होता है। और उसे ये भी नहीं पता होता वो जा कहाँ रहा है और कहाँ नहीं। वो बस बेसुध सा चले जा रहा होता है और उसके कानों में बस डॉक्टर के बोले गए शब्द ही गूंज रहे होते हैं। उनका मिसकैरेज हो गया है, जिसे याद कर उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते और उसका ध्यान ही नहीं होता। उसके सामने ही एक तेज रफ्तार से गाड़ियां आ रही हैं और वो इससे पहले कुछ समझ पाता या कर पाता या हट पाता, उसकी टक्कर सामने से आ रही गाड़ी हो जाती है और वो उस गाड़ी से टकराते ही हवा में उछल कर कुछ फीट दूर जाकर गिरता है, जिस कारण उसके सर पर चोट लग जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। जब वहां मौजूद कुछ लोग ये एक्सीडेंट होते देखते हैं तो वो लोग जल्दी से राहुल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बाहर से बस कुछ दूरी पर ही होता है। जब राहुल को स्ट्रेचर पर रखकर ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है, तब कपिल वहीं पर खड़ा होकर अपने मोबाइल में किसी से बात कर रहा होता है और बात करते ही उसकी नज़र जैसे ही स्ट्रेचर पर ले जा रहे राहुल पर पड़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो बोर्ड बॉय के पास जाकर जल्दी से बोला क्या हुआ। इसे बोलते हुए वो भी उसके ही पीछे जाने लगता है। तो वो बोर्ड बॉय बोला इनका एक्सीडेंट हुआ है और हम इन्हें ऑपरेशन रूम में ले जा रहे हैं। बोलते हुए वो उसे ऑपरेशन रूम में ले जाता है और कपिल बस हैरान नज़रों से जाते हुए उस रूम की तरफ ही देख रहा होता है जहां राहुल को ले जाया गया होता है। इस समय राहुल की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा खराब थी और उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी होती है। ये देखकर कपिल को अब राहुल के लिए डर लगने लगता है, क्योंकि राहुल कैसा भी हो पर है तो वो उसका दोस्त ही, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी उसे कबीर का कॉल आता है, जिसे देखते ही कपिल तुरंत पिक कर लेता है और इससे पहले कबीर कुछ बोलता कपिल अपनी नम हो चुकी आंखों को लिए कबीर से बोला कबीर वो राहुल। बोलते हुए ही उसका गला भर आता है, पर वो किसी तरह खुद को संभाल कर बोला वो राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। बोलते हुए वो रो पड़ता है और उसकी बात सुन दूसरी तरफ से कबीर बोला तू चिंता मत कर कपिल, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। बोल वो कॉल कट कर देता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के गर्म हाथों का स्पर्श महसूस होता है, जिसे देख वो अपनी नजरें उठाकर देखता है तो आशिका उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी होती है, जिसे देख कपिल झट से उसके गले लग रोते हुए बोला मुझे पता है आशिका, राहुल ने जो भी खुशी के साथ किया वो काफ़ी गलत किया, मगर वो जैसा भी है मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बोल वो उसके गले लगी जोरों से रोने लगता है और कपिल को ऐसे रोते देख आशिका के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कपिल की पीठ से हिलाते हुए बोली सब ठीक हो जाएगा कपिल, हिम्मत रखो। हमने तो राहुल को बस इसलिए खुशी से दूर रखा था ताकि वो फिर से खुशी को परेशान ना करे, पर हमें कहाँ पता था खुशी से ना मिलने देने के कारण राहुल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम इस तरह से रोना बंद करो, सब ठीक होगा। थोड़ी ही देर में वहां पर कबीर भी आ जाता है और ये बात कपिल राहुल के घर वालों को भी बता देता है, जिस कारण वो लोग भी हॉस्पिटल में ही आ जाते हैं और अंदर ऑपरेशन रूम में राहुल का इलाज चल रहा होता है। उद्धरण चिन्ह। जब भी ऑपरेशन रूम से कोई भी नर्स बाहर आती तो यामिनी उसके पास जाकर उससे राहुल की कंडीशन के बारे में पूछती, पर कोई भी कुछ जवाब नहीं देता है। और दूसरी तरफ काफ़ी समय बाद खुशी भी बेहोशी से बाहर आती है और वो जब अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है, जिसे देख वो अपने सर पर हाथ रख लेती है, मगर सर पर हाथ रखते ही उसकी एक हल्की सी आह निकल जाती है, क्योंकि उसके सर पर चोट लगी होती है और उस चोट पर बैंडेज लगी होती है। तब वो उस रूम को अच्छे से देखती है तो वो रूम किसी 5 स्टार होटल के रूम की ही तरह था, क्योंकि खुशी को एक विप रूम में शिफ्ट किया गया था। पर उस रूम को देखते ही वो जान जाती है ये कोई होटल नहीं बल्कि हॉस्पिटल का विप रूम है, पर वो खुद को यहाँ पर ऐसे देख हैरान होती है। तभी उसे आशिका की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे जागी हुई देखकर बोली कैसी हो खुशी अब तुम। बोलते हुए वो उसके पास ही आकर बैठ जाती है, पर आशिका की बात सुनकर भी कोई कुछ नहीं बोलती, वो बस उसे ही देखते रहती है। तब आशिका उसकी सवालिया नज़रों को देखकर बोली तुम्हें यहाँ राहुल लेकर आया था,
तुम उसे बेहोशी की हालत में मिली थी, ये देख वो तुम्हें यहाँ लाया, और जब तुम ऑपरेशन रूम में थी तब वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था। यहाँ तक उसकी आंखों में मैंने पहली बार तुम्हें खो देने का डर देखी। बोलते हुए वो खुशी के चेहरे के भाव को देखने लगती है और समझने की कोशिश करने लगती है खुशी के मन में चल क्या रहा, पर खुशी के फेस को अच्छे से देखने के बाद भी वो ये पता नहीं लगा पाती आखिर वो सोच क्या रही, क्योंकि खुशी का फेस बिना किसी भाव के होता है और ना ही वो कुछ भी बोलती है। जब आशिका खुशी को कुछ ना बोलते देखती है तो वो अपने साथ लाए बैग से एक लंच बॉक्स निकालती है और उसे खुशी के सामने कर बोली, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। बोलते हुए वो खुशी के सामने एक छोटे चम्मच में दाल और चावल मिक्स कर उसे कर देती है। आशिका ने स्पेशली खुशी के लिए ही दाल चावल बनाई थी, वो भी काफ़ी जल्दबाजी में, नहीं तो वो कुछ और बना लेती, पर वो खुशी को इस तरह यहाँ छोड़ना नहीं चाहती थी। खुशी एक नज़र आशिका को देखती है और एक नज़र उस खाने को, जिसे देख उसकी आंखें नम होने को तो होती है, पर उसकी आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे, इसलिए वो बाहर नहीं आते। खुशी तो ये भी भूल चुकी थी खाने का स्वाद क्या होता है और खाना क्या होता है, क्योंकि उसने काफ़ी समय से उस रोटी और मिर्च के अलावा कुछ नहीं खाई थी। खुशी आशिका को मना तो करना चाहती थी, पर वो उसे मना नहीं कर पाती और अपना मुंह खोल उस खाने को खा लेती है और आशिका भी उससे इधर उधर की बातें करते हुए ही उसे सारा खाना खिला देती है। फिर वो थोड़ी देर शांत रहने के बाद खुशी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, खुशी क्या तुम्हें पता था तुम। बोलते हुए वो थोड़ा रुक जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा होता है बताने में, पर वो नहीं चाहती थी खुशी से कुछ भी छुपाना, इसलिए आशिका अपनी सारी हिम्मत जमाकर खुशी को देखती है जो उसे ही देख रही होती है और उससे बोली, खुशी तुम जानती थी तुम माँ बनने वाली हो। बोलते हुए वो उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। तो वही आशिका की बात सुनते ही खुशी के फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और उसका हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चला जाता है और वो आशिका से बोली, क्या मैं माँ बनने वाली थी। बोलते हुए उसकी जबान लड़खड़ा जाती है और उसके चेहरे पर कितने ही भाव आ और जा रहे होते हैं, जिन्हें देख आशिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेकर बोली, खुशी तुम 1 महीने प्रेग्नेंट थी और तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। बोलते हुए ही खुशी को देखने लगती है और आशिका की बात सुनते ही खुशी की आंखें भी हल्की नम हो जाती है और वो अपने ही हाथ से अपने पेट को छूकर कुछ महसूस करने की कोशिश करने लगती है, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। ये देख वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेड में ही लेट जाती है। उसे ऐसे देख आशिका बोली, राहुल का एक्सीडेंट हो गया और वो ऑपरेशन रूम में है। बोल वो शांत हो जाती है। हेलो दोस्तों, जो मेरा क्या कसूर पढ़ते हैं उनके लिए मुझे अभी कुछ दिन से समय काफ़ी कम मिल रहा है लिखने के लिए, तो मेरा क्या कसूर के पार्ट डेली नहीं आने वाले हैं अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि मैं सबसे पहले मेरी मम्मा की शादी स्टोरी को कंप्लीट करने वाली हूँ, जिसके बस अब 4 से 5 भाग ही लास्ट बचे हैं और उसके बाद इसे कंप्लीट करना है, ये भी अब लास्ट ही चल रही है। 72 एपिसोड। खुशी की बेसी हालत देखकर आशिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नहीं चाहती थी खुशी अपने बच्चे को याद कर दुखी हो, इसलिए वो बोली, राहुल का एक्सीडेंट हो गया खुशी और वो ऑपरेशन रूम में है, अंदर उसका ऑपरेशन चल रहा है। बोल वो शांत हो जाती है और आशिका की बात सुन खुशी हैरान होकर उसे देखने लगती है। तो आशिका उसे बता देती है, जब उसने राहुल को तुझसे मिलने नहीं दी, जिस कारण राहुल दुखी होकर बाहर से पैदल ही सड़क पर निकल पड़ा था, जिस कारण उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी हालत अभी काफ़ी सीरियस है, जिसे बताते हुए उसे भी थोड़ा बुरा लगता है और उसकी बात सुनकर खुशी कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस अपनी आंखें बंद किए ही लेटे रहती है। बाहर करीब 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुलता है और उससे डॉक्टर की एक टीम बाहर निकलती है, जिन्हें देखते ही यामिनी उनके पास जाकर बोली, कैसा है डॉक्टर, मेरा बेटा बहुत ठीक तो है ना। बोलते हुए वो अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और उन्हें ऐसे देख डॉक्टर बोले, देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है, पर उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिस कारण हमें उनके हाथ और पैर में प्लास्टर लगाना पड़ा और उनके सर पर भी गहरी चोट लगी है, पर अब वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। इतना बोल डॉक्टर बाहर से चले जाते हैं और डॉक्टर की बात सुन सारे लोग राहत की सांस लेते हैं और थोड़ी ही देर में राहुल को भी एक नॉर्मल विप रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो तीनों मित्र राहुल को देखने उसके बोर्ड में आते, पर राहुल अभी बेहोश होता है, जिस कारण कोई भी उससे बातें नहीं कर पाता है, बस उसे वैसे ही देखकर चले जाते हैं। रात का समय कपिल यामिनी को देख बोला, आंटी वैसे मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों से बात करने का, पर फिर भी मजबूरी है तो मुझे बात भी करनी पड़ रही है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, आप सब घर चले जाओ, मैं और कबीर है यहाँ पर, हम दोनों राहुल का ध्यान रख लेंगे। बोल वो अपनी नजरें उनसे फेर लेता है और कपिल की बात सुन यामिनी को काफ़ी बुरा लगता है, पर उन्हें पता था गलती उनकी है तो सुनना भी उन्हें ही पड़ेगा।
इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है। और सीनियर मित्तल और अपने पति को देख बोली, कपिल ठीक बोल रहा है, हम सबको घर चलना चाहिए। जिसे सुन वो दोनों भी अपनी सहमति जताकर बाहर से चले जाते हैं। कपिल अभी भी राहुल के पास ही उसके बैग के पास लगी चेयर पर बैठा होता है। तभी राहुल धीरे से अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही उसे फिर से खुशी के साथ की अपनी बेवफाई और धोखा याद आ जाता है, जिसे याद करते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। जब कपिल राहुल को ऐसे रोते हुए देखता है तो वो उसे देख बोला, कुछ भी करने से पहले तूने कुछ नहीं सोचा तो फिर अब क्यों इतना सोच रहा है। बोलते हुए वो उसे देखने लगता है और कपिल की बात सुन राहुल उसे देखने लगता है और अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसे देख बोला, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई कपिल, मैंने कभी भी तेरी और कबीर की बात भी नहीं सुनी और उस मोनिका की बातों पर यकीन किया और उसके कहने पर ही मैंने खुशी के साथ इतना बुरा किया। बोल वो फिर से रोने और उसे ऐसे रोते देख कबीर वहां पर आते हुए बोला, अभी भी समय है भाई, तेरे पास सुधर जा वरना बाद में ऐसा ना हो तेरे पास एक मौका भी ना रहे और तू बदल चुका हो। बोलते हुए वो खाने की ट्रे उसके सामने रख देता है और उसे देखते हुए बोला, चल थोड़ा सा सूप पी ले, कहीं ये ठंडा ना हो जाए। बोलते हुए वो मुस्कुरा देता है तो उसकी बात सुन राहुल बोला, क्या वो ठीक है, और उसे होश आ गया क्या। बोलते हुए वो दोनों को ही देखने लगता है और उन दोनों के कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है। तभी कबीर बोला, हाँ भाभी को होश तो आ गया है पर वो किसी से भी कुछ बोल नहीं रही है, ना ही किसी की कोई भी बात का जवाब दे रही है। बोलते हुए वो थोड़ा उदास हो जाता है और उसकी बात सुन राहुल को और भी ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है, क्योंकि खुशी की इस खामोशी का कारण भी तो वही था, क्योंकि उसने जो भी उसके साथ किया उसका असर उसे मेंटली भी हुआ है और वो अब बिल्कुल खामोश रहने लगी थी, यहाँ तक राहुल से भी कुछ नहीं बोलती, जिसे याद कर वो फिर से रोने लगता है। और उसे इस तरह से रोते देख कपिल बोला, अब ऐसे रोने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि ठीक रहे कुछ भी, तूने बेसा कोई काम ही नहीं किया है, पर अभी भी तेरे पास एक मौका है, तू चाहे तो अपना रिश्ता बचा सकता है और तू चाहे तो उसे तोड़ भी सकता है, अब फैसला तेरे हाथ में है। उसकी बात सुन राहुल बोला, मैं अब सच में सुधरना चाहता हूँ, मुझे मेरी सारी गलती का एहसास हो गया है और मुझे मेरी गलतियाँ अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं। मैं अपनी ही सारी गलतियों के बोझ तले दबते जा रहा हूँ, मुझे ठीक से सांसें भी लेते नहीं बन रही हैं, मैं सच में जीने के लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। बोल वो रोने लगता है और उसे ऐसे रोते देख कपिल और कबीर दोनों को ही अच्छा नहीं लगता और वो दोनों ही उसे शांत होने के लिए बोलते हैं। और जब राहुल रोना बंद कर देता है तब कपिल उसे समझाते हुए बोला, देख राहुल, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तू चाहे तो अभी भी अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। मुझे पता है ये सब इतना आसान तो नहीं होगा पर ये उतना मुश्किल भी नहीं होगा। समय रहते अगर तू अपनी गलतियों को सुधार लिया होता तो आज ये सब नहीं होता और तू आज खुशी के साथ पेरेंट्स बनने की खुशी मना रहा होता है। तेरे कारण उस मासूम सी लड़की ने अपनी मासूमियत खो दी, उद्धरण चिन्ह, और एक जीती जागती लाश बनकर रह गई है। अगर तू उसकी इस हालत का जिम्मेदार है तो तुझे ही उसे पहले की तरह बनाना होगा और वापस से उसे बोलना और हंसना सिखाना होगा। ये मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग और एक नई शुरुआत कर। इस समय खुशी को अगर सबसे ज़्यादा किसी के प्यार और सहारे की ज़रूरत है तो वो तू है, और अगर ऐसे समय में तू उसके साथ उसके पास रहेगा तो उसे हिम्मत मिलेगी। बोलते हुए वो शांत हो जाता है और कपिल की बात सुन राहुल भी बोला, तू सही बोल रहा है पर मैंने तो इतनी गलती की है जिसकी मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता, पर मैं खुशी से माफ़ी मांगूंगा नहीं बल्कि इस बार में वो माफ़ी कमाऊंगा, उद्धरण चिन्ह, पर इस समय तो मैं खुद ही इस हालत में नहीं हूँ। बोलते हुए वो मायूस हो जाता है और उसे ऐसे मायूस देख वो लोग बस उसे सब ठीक होने का बोल वहाँ से चले जाते हैं। खुशी का कमरा। खुशी अपनी दोनों आंखें खोले अपने पेट पर अपना हाथ रखे ऊपर छत की दीवार को ही देखे जा रही होती है और उसे ऐसे शांत देख आशिका काफ़ी परेशान होती है। वो कब से खुशी से बात करने की कोशिश करती है पर खुशी ना ही उसकी को बात का जवाब देती ना कुछ बोलती, वो बस छत को ही देखे जा रही होती है। साथ ही उसकी आंखों में ना कोई भाव होते हैं ना कोई आंसू और उसे ऐसे देख आशिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बाहर से जाने लगती है। तब खुशी अपनी धीमी आवाज में बोली, मुझे राहुल के पास जाना है, जिसे सुन आशिका के पैर अपनी जगह पर ही जम जाते हैं और वो हैरान नजरों से पलटकर खुशी को देखने लगती है। तो खुशी दोबारा बोली, मुझे उसके पास जाना है, जिसे सुन आशिका बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी मगर वो कुछ भी नहीं बोलती और उसके पास जा उसे सहारा देकर बेड से खड़ा कर देती है और उसे वैसे ही अपने सहारे से ही राहुल के रूम तक ले आती है, उद्धरण चिन्ह।
तभी रूम में जाने से पहले आशिका बोली, क्या तुम अभी भी उस जैसे घटिया और गिरे हुए इंसान के पास जाना चाहती हो? वो उसे देखने लगती है, पर खुशी उसे कुछ भी नहीं बोलती और वो बस सामने दरवाजे को ही देख रही होती है। ये देख आशिका एक गहरी सांस लेती है और दरवाजा खोल खुशी को अंदर लेकर चली जाती है। अंदर राहुल अपनी आंखें बंद किए लेटा होता है और कबीर और कपिल दोनों ही अपने अपने लैपटॉप खोले उस पर काम कर रहे होते हैं। पर जैसे ही वो सब दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनते हैं तो दोनों दरवाजे की तरफ ही देखने लगते हैं और अपने सामने खुशी को देख हैरान होते हैं। उद्धरण चिन्ह। पर दोनों में से कोई कुछ भी बोलता उससे पहले ही आशिका खुशी को अंदर लेकर आ जाती है और उसे राहुल के बेड के बगल में जो चेयर लगी होती है उस पर ही बिठाकर उन दोनों को बाहर से चलने का इशारा करती है, जिसे समझ वो दोनों भी बाहर से चले जाते हैं और जाते समय बाहर से ही डोर बंद कर जाते हैं। खुशी बेड पर लेटे राहुल के फेस को बड़े ही ध्यान से देखे जा रही होती है और समझने की कोशिश कर रही होती है राहुल के मन में चल क्या रहा है। वो बस एक टक राहुल के भी पीले पड़ चुके फेस को देखते रहती है। वो करीब 15 मिनट से बस उसे वैसे ही देखे जा रही होती है और जब राहुल महसूस करता है कोई काफ़ी देर से उसे देख रहा है, ये महसूस कर वो अपनी आंखें खोल अपने सामने देखता है तो वो ये देख हैरान होता है। उसके सामने खुशी बैठी बस उसे ही देख रही है। वो इतना सब कुछ होने के बाद भी जब खुशी को अपने पास देखता है तो उसकी आंखें झलक पड़ती है और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था खुशी उसे ऐसे रोते हुए देखे। वो बस अपना चेहरा दूसरी कर आंखें बंद किए धीरे धीरे से रो रहा होता है, पर फिर भी उसके रोने की आवाज़ खुशी साफ सुन पा रही होती है और वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। वो बस धीरे से बेड पर चढ़ जाती है और जाकर राहुल के बगल में ही लेट जाती है। जब राहुल खुशी को अपने पास अपने इतने करीब देखता है तो उसे खुद से ही घिन आने लगती है। उसने कितना कुछ गलत नहीं किया खुशी के साथ, फिर भी खुशी अभी भी उसके पास उसके साथ ही थी। ये सोचकर उसे खुद से नफरत और घिन दोनों होने लगी थी। वो कैसे खुशी जैसी लड़की का दिल तोड़ सकता था और उसे इस तरह से चोट पहुंचा सकता था, सोचकर ही उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। जब खुशी राहुल को इस तरह रोते देखती है तो वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर राहुल के आंसू पोंछ देती है, पर उससे कुछ भी बोलती नहीं है और बस उसके सीने पर अपना हाथ रख उसकी धड़कनों को महसूस करने की कोशिश करने लगती है। और जब खुशी देखती है उसका दिल काफ़ी जोर से धड़क रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, जिसे देख वो अपना सर उसके सीने में रख देती है और उसके ऐसा करते ही राहुल के अंदर धड़क रहा बेचैन दिल तुरंत ही शांत हो जाता है और थोड़ी ही देर में खुशी गहरी नींद में जा चुकी थी। ये देख राहुल के फेस पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वो भी अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। 73 एपिसोड। सुबह का समय जब आशिका, कपिल और कबीर तीनों ही राहुल के रूम में आते हैं तो वो तीनों ये देख हैरान होते हैं खुशी और राहुल दोनों ही एक दूसरे की बाहों में चैन से सो रहे हैं। साथ ही खुशी ने नींद में भी इस बात का पूरा ध्यान रखी होती है वो राहुल के प्लास्टर लगे हाथ को चोट न पहुंचा दे। उद्धरण चिन्ह। और वो तीनों उन दोनों को इस तरह से देख हैरान होते हैं और आशिका को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा खुशी पर आ रहा होता है। राहुल ने कितना कुछ गलत नहीं किया खुशी के साथ, फिर भी वो इस राहुल के ही पास थी, यहाँ तक उसने अपना बच्चा तक खो दिया, वो भी बस इस राहुल की ही वजह से। पर फिर भी खुशी राहुल के सीने से लगा आराम से सो रही होती है। ये देख आशिका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी खुशी राहुल के साथ रहे। वो चाहती थी खुशी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करे और एक अच्छा लाइफ साथी, ना कि राहुल जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान। पर वो ये बात अभी बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो भी हो है तो राहुल और खुशी पति पत्नी ही, और आशिका भले ही खुशी को अपनी छोटी बहन क्यों ना माने पर सच तो यही है वो उसकी सगी बहन नहीं है। यही सब सोचकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और दोनों लड़के भी, क्योंकि वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर राहुल की मोम भी अपने पति के साथ अपने बेटे को देखने आती है, पर वो भी जब राहुल और खुशी को ऐसे आराम से सोते हुए देखते हैं तो वो दोनों भी हैरान होते हैं और उन्हें अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने लगता है और यामिनी को अपने ही कहे सारे शब्द तीर की तरह चुभने लगते हैं और उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती वो खुशी का सामना कर सके। इसलिए वो उस कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है जहाँ पर आशिका बेंच पर ही बैठी उन दोनों के जागने का इंतजार कर रही होती है और कबीर और कपिल दोनों ही वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि उन दोनों को अपने अपने ऑफिस भी जाना था। आशिका को बाहर बैठे देख यामिनी उसके पास आकर उसे देखते हुए बोली, आशिका ये मैंने राहुल और खुशी के लिए खाना बनाकर लाई हूँ, क्या तुम जब वो दोनों जाग जाए तब उन्हें दे दोगी? और ये कुछ फ्रूट है जो एकदम फ्रेश और अच्छे हैं, ये मैं खुशी के लिए लाई हूँ, तो क्या तुम ये उसे दे दोगी? बोलते हुए वो फ्रूट से भरा बास्केट उसके सामने कर देती है।
आशिका पहले तो उन दोनों को देखती है, फिर खाने का डिब्बा लेकर उसे रख लेती है और फ्रूट बास्केट को एक नज़र देख उसे गुस्से में उठाकर दूर फेंक देती है, जिस कारण वो दोनों ही उसे हैरानी से देखने लगते हैं और जैसे ही उसे कुछ बोलने वाले होते हैं वो दोनों आशिका की गुस्से से भरी लाल आंखों को देखकर डर जाते हैं। तभी आशिका गुस्से से लाल होकर बोली, तुझे जो भी अपने बेटे को खिलाना है तू उसे शौक से खिला, पर खुशी खुशी को क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसकी चिंता करना तो तू छोड़ ही दे, उसका ध्यान रखने के लिए उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। बोलते हुए वो उन दोनों को घूर कर देखने लगती है और आशिका का बिहेव देखकर दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। और उन्हें ऐसे हैरान देखकर आशिका गुस्से और नफरत लिए दोनों को देख बोली, क्या हुआ, बुरा लगा मेरा ऐसा बात करने का तरीका देखकर? तो मैं तुम दोनों को बता दूं, ये बात करने का तरीका भी ना मैंने तुम दोनों से ही सीखी हूँ, इनफैक्ट तुम मित्तल से ही सीखी हूँ। कैसे पहले किसी का दिल जीतना, उसे प्यार का भरोसा दिलाना, उसे ये बताना हम तुम्हारे अपने हैं, पर असल में बेसा कुछ भी नहीं होता, क्यों सच कही ना मैंने? बोलते हुए वो अपने दोनों हाथों को बांध लेती है और उन दोनों को बड़ी ही नफरत भरी नजरों से देखकर बोली, मुझे तो लगा था तुम लोग बस घटिया और गिरे हुए लोग ही हो, पर मुझे अब पता चल रहा है तुम मित्तल कितने ज्यादा बेशर्म भी हो जो इतना कुछ करने के बाद भी अपना मुंह उठाकर यहाँ चले आए। बोलते हुए वो दोनों को देख रही होती है और उसकी बात सुन यामिनी बोली, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो आशिका, तुम्हें पता भी है? बोलते हुए वो उसे देखने लगती है और वहां पर उन लोगों की बातों को सुनकर भीड़ जमा होने लगती है, जिसे देख यामिनी अपना सर शर्म से झुका लेती है। तभी आशिका गुस्से में अपने दांत पिसते हुए दोनों को देख बोली, खूनी हो तुम सब, खूनी खून किया है तुम लोगों ने, और तुम लोग उम्मीद कर रहे हो मैं तुमसे प्यार से बात करूं तो भूल जाओ मैं तुमसे ऐसे बात करूंगी, क्योंकि तुम लोग प्यार और इज्जत के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। आशिका की बात सुन यामिनी बोली, ये तुम कैसी बात कर रही हो, हमने किसी का खून नहीं किया। अभी उसने इतना बोली ही थी उतने में ही एक तड़ाक की आवाज वहां पर गूंज उठती है और वहां मौजूद सारे लोग अपने होठों पर हाथ रख अपनी आंखें हैरानी से बड़े किए अपने सामने के नज़ारे और तमाशे को देखने लगते हैं। तो साहिल जी ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ऐसा भी कुछ आशिका कर सकती है। वही आशिका गुस्से से कहते हुए यामिनी को देख रही होती है और यामिनी अपने गाल पर अपना एक हाथ रख अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही होती है। तभी आशिका अपनी आंखों में बेहिसाब नफरत लिए उन्हें देख बोली, चुप यामिनी, बिल्कुल चुप, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई तो बीच में बोलने की कोशिश भी मत करना। बोल वो उसे देख आगे बोली, क्या गलत बोली मैंने? हाँ बता क्या गलत बोली? खूनी नहीं हो तुम सब तो क्या हो? क्या तुम लोगों ने एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब नहीं कर दी? उद्धरण चिन्ह, क्या तुम लोगों ने एक मासूम सी लड़की से उसकी मासूमियत, उसकी मुस्कान, उसकी हंसी और उसकी खुशी सब कुछ नहीं छीन लिया? बोलो क्या नहीं किया तुम सब ने? ऐसा बोलते हुए वो अपनी हल्की नम आंखों से उसे देख रही होती है और उसकी बात सुन दोनों का सर शर्म से झुक जाता है। जिन्हें ऐसे देख आशिका बोली, सच हमेशा कड़वा ही होता है यामिनी, और सच यही है तुम खूनी हो, तुमने ही खुशी से उसका बच्चा छीन लिया। बोलते हुए वो रोने लगती है और आशिका की बात सुन यामिनी भी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं ये सच नहीं है, हमने हमारे ही पोते या पोती को नहीं मारा है, हमें तो पता ही नहीं था, अगर हमें पता होता तो। वो आगे कुछ बोलती उतने में ही आशिका उसकी बात बीच में ही काट बोली, तो क्या यामिनी यही ना, अगर तुम्हें पता चलता खुशी माँ बनने वाली तो तू खुशी पर और भी घटिया इल्जाम लगाती और उसके बच्चे को नाजायज का नाम दे देती और उसे अपने हाथों से ही मार देती, यही ना? बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आशिका की बात सुन यामिनी रोते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम हमारे ही पोते को नहीं मारते। बोल बो रोने लगती है और उसे ऐसे रोते देख आशिका का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो राहुल का भी सारा गुस्सा यामिनी पर उतारते हुए बोली, बस कर यामिनी बस, और कितना नीचे गिरेगी, बंद कर अपनी ये नकली झूठे मगरमच्छ के आंसू, इन्हें देख खुशी पिघल सकती है पर मैं नहीं, मैं खुशी के इतनी अच्छी और भोली नहीं हूँ जो अपने ही बच्चे के कातिल के साथ रह लूँ और उसे माफ कर दूं। मेरा बस चले तो मैं खुशी को अपने साथ तुम सबसे इतनी दूर ले जाओ जहां पर तुम जैसे घटिया और गिरे हुए लोगों की परछाई भी उस पर ना पड़े, पर क्या करूं, मजबूर हूं, मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती। बोलते हुए वो शांत हो जाती है और बोली, लोग तो अपने घर के पालतू जानवर को भी 3 टाइम का अच्छा खाना देते हैं, मगर तुम लोगों ने तो उसे एक समय का भी अच्छा खाना नहीं दिया, ऊपर से उसे ऐसे कैद कर रखे जैसे वो कोई तुम सबकी गुलाम हो। तुम लोग कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकते हो? मुझे तो तुम लोगों को इंसान कहने पर भी शर्म आ रही है। बोलते हुए वो उन दोनों को घिन भरी नजरों से देखने लगती है और आशिका की बात सुन दोनों का सर शर्म से झुक जाता है और वहां खड़े सारे लोग बस उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं। तभी आशिका बोली, चले जाओ यहाँ से तुम दोनों और पलट कर खुशी की तरफ देखना भी मत, क्योंकि मैं भी चाहती खुशी के बच्चे के कातिल उसके आसपास भी भटके और वो अपने बच्चे के कातिल को देखकर पैनिक होए।
आशिका की बात सुन यामिनी वहीं पर बैठकर जोरों से रोते हुए बोली, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने ही पोते या पोती को नहीं मारा, जो भी हुआ वो बस अनजाने में हुआ। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी भी अपने पोते को कुछ भी नहीं होने देती और ना मैं कभी खुशी के साथ कुछ भी बुरा करती। उसकी बात सुन आशिका बोली, पर तूने बुरा तो क्या ना यामिनी, तूने एक मासूम लड़की से उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी हंसी, उसकी खुशी, उसकी जिंदगी और उसका बच्चा, और अब क्या चाहती है तू? उससे उसकी सांसें भी छीन लेना चाहती है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो निकल जा यहाँ से और कभी भी अपनी ये गंदी शकल मत दिखाना उसे, बोल। वो अपनी नजरें फेर लेती है और यामिनी रोते हुए साहिल के साथ वहां से चली जाती है। बाहर हो रहे शोर को सुनकर अंदर सो रहे राहुल और खुशी दोनों की भी आंखें खुल जाती हैं और वो बाहर क्या चल रहा सुनने की कोशिश करने लगते हैं, पर शोर अब शांत हो चुका था, जिसे देख खुशी धीरे से राहुल से दूर होती है और उठकर बैठ जाती है और राहुल भी उठकर बैठने की कोशिश करने लगता है। ये देख खुशी उसे सहारा देकर बिठाने की कोशिश करने लगती है। ये देख राहुल बस एकटक खुशी के मुरझाए चेहरे को देखने लगता है जिस पर कोई भाव नहीं होते हैं। 74 एपिसोड। राहुल बस एकटक खुशी के पूरी तरह से मुरझाए हुए चेहरे को देख रहा होता है जिस पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं होता है और इस समय राहुल की आंखें नम होने लगती हैं खुशी को इसे देखकर। तभी खुशी राहुल को बेड से ही टिकाकर आराम से बिठा देती है। तभी वहां पर आशिका अपने हाथ में खाना और कुछ फल लेकर एक नर्स के साथ अंदर आती है और खुशी को जागी देख आशिका उसे गले लगाते हुए बोली, कैसी हो खुशी? जिसे सुन खुशी बस हन में अपना सर हिला देती है और नर्स राहुल को चेक करने लगती है और उसे अच्छे से चेक करने के बाद वो वहां से जाने लगती है। तब आशिका राहुल की मोम ने जो लंच बॉक्स में खाना लाई थी उसे देते हुए बोली, तुम राहुल को खाना खिला दो, उसकी माँ ने उसके लिए भेजी है, बोल। वो खुद खुशी को अपने साथ लेकर वहां पर लगे बड़े से काउच पर बैठ जाती है और अपने साथ लाए खाने का बॉक्स खोलते हुए बोली, और इसे मैंने नहीं बनाई पर यह खाना मेरे घर से आया है तुम्हारे लिए, बोलते हुए वो वेजिटेबल सूप खुशी के सामने कर देती है जिसे देख खुशी भी बिना कुछ बोले उसे पीने लगती है और उसे ऐसे पीते देख आशिका बोली, सॉरी खुशी, मैं ना अपने हाथ से तुम्हारे लिए बनाना चाहती थी पर क्या करूं, मैं घर ही नहीं जा पाए इसलिए मैंने अपने मैनेजर से बोल मंगवाए हूं, पर डोंट वरी, जब कपिल यहाँ आ जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाऊंगी, बोल। वो मुस्कुरा देती है पर प्यार से उसे शुभ पिला रही होती है। तब खुशी धीमी आवाज में बोली, तुम घर चली जाओ, जिसे सुन आशिका बोली, मैं ऐसे ही तो तुम्हें किसी के भी भरोसे छोड़कर नहीं जा सकती ना, और वैसे भी मैंने तुम्हें नाम के लिए अपनी बहन नहीं माना है, मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से छोटी बहन मानती हूँ और मैं नहीं चाहती कोई भी अब मेरी बहन को परेशान करे, बोलते हुए वो राहुल को ताना मार रही होती है जिसे राहुल भी अच्छे से समझ रहा होता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसे पता था आशिका जो भी बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। तभी नर्स भी राहुल को उसकी मोम ने जो खाना लाई थी वो खिलाने लगती है और आशिका सूप पिलाने के बाद खुशी को फ्रूट बास्केट से अनार निकाल कर उसे छिलकर उसके दाने निकाल कर देते हुए बोली, खुशी ये फ्रेश फ्रूट है, इसे भी कबीर जाने से पहले तुम्हारे लिए मुझे देकर गया था, इसे खाने से तुम्हें ताकत भी मिलेगी और तुम्हारी बॉडी में खून भी बढ़ेगा, बोलते हुए वो उसे खिलाने लगती है। आशिका उसे जानबूझकर ये बोल रही थी क्योंकि उसे पता था अगर वो उसे बताएगी नहीं तो खुशी को ऐसा लगेगा जैसे ये सब मित्तल के यहाँ से आया है और वो मित्तल के यहाँ का कुछ भी खाने वाली नहीं है। और आशिका की बात सुनकर खुशी भी कुछ नहीं बोलती, वो बस शांति से बोल जो भी खिलाती उसे खा लेती। फिर आशिका खुशी को उसकी दवाई देकर आराम करने का बोलती है और वो उसे बोली, खुशी तुम आराम करो, मैं बाहर ही हूँ और अगर तुम दूसरे रूम में चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ भी लेकर चल सकती हूँ। जिसे सुन खुशी उसे देखती तो है पर कुछ भी बोलती नहीं है। ये देख वो वहाँ से चली जाती है और दवाई के असर के कारण खुशी को नींद आने लगती है। ये देख वो राहुल के पास ही जाकर लेट जाती है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है। एक हफ्ते बाद राहुल को डिस्चार्ज मिल गया था और वो खुशी के साथ अपने घर वापस लौट आया था और इन एक हफ्ते में आशिका ने खुशी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखी थी जिस कारण अब उसकी हेल्थ थोड़ी बेटर हो चुकी थी, पर वो अभी भी किसी से कुछ नहीं बोलती थी और उसकी यही खामोशी आशिका को बहुत खलती थी। घर आने के बाद भी खुशी बस पहले के ही तरह अपने कमरे में ही रहती, वो उस कमरे से बाहर ही नहीं जाती, या तो वो अपने ही कमरे में बनी बालकनी में लगे झूले में जाकर बैठा करती या फिर दवाई के असर के कारण सोया करती, पर अभी भी उसने राहुल से भी एक शब्द नहीं बोली थी और वो बस खामोशी से ही रहती। वो बस अपने पेट पर हाथ रखे अपने खो चुके बच्चे के बारे में ही सोचा करती और उसे याद कर उसकी आंखें नम होने लगती, पर आंखों में आंसू नहीं आते और आंसू होते तो आते ना, सारे आंसू तो पहले ही सूख चुके थे तो अब कहाँ से आंसू आते। और खुशी को इस तरह देख राहुल को और भी ज्यादा बुरा लगता,
पर वो ना ही खुशी से माफ़ी मांग सकता था ना ही उससे कुछ भी बोल सकता था, क्योंकि उसने खुद ही ये सारे हक खो चुका था और खुशी की खामोशी के साथ वो भी खामोश ही रहा करता। और ऐसे ही अब कुछ दिन और निकलने लगे और इन निकलते दिनों में खुशी ने राहुल का वैसे ही ध्यान रखी जैसे एक पत्नी अपने बीमार पति का रखती है। उसकी दवाई गोली से लेकर हर एक चीज़ का सभी का ध्यान खुशी ही रखा करती, पर वो उस कमरे से कभी भी बाहर नहीं निकलती, ना ही राहुल से कुछ भी बोलती, पर अपने बच्चे को याद कर उदास जरूर होती। और उसी की तरह राहुल भी अपने बच्चे को याद कर काफ़ी रोया करता और खुशी की खामोशी में उसका साथ देता है। मित्तल मैंशन में भी उन तीनों को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था, पर उन लोगों ने काफ़ी देर कर दी थी। वो लोग ना तो खुशी से माफ़ी मांग सकते थे ना ही उसके सामने जाने की हिम्मत रखते। उन लोगों में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी वो सब एक बार खुशी के सामने जाकर उसे देख सके या कुछ बोल सके, क्योंकि उन सब के गुनाह ही कुछ ऐसे थे जिसका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी रहने वाला था, और यही पछतावा उन्हें अंदर ही अंदर खाने वाला था। रात का समय खुशी कमरे में ही बनी खिड़की के पास बैठी बाहर से आने जाने वाली कार को देख रही होती है, और उसके फेस पर कोई भी भाव नहीं होते हैं। और राहुल वो कमरे में ही लगे सोफे पर बैठा खुशी को ही अपनी नम आंखों से देख रहा होता है, और दोनों के ही मन में इस समय क्या चल रहा था इसका पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल था। वो दोनों वैसे ही बैठे थे, तभी उनके कमरे के दरवाजे पर किसी के नोक करने की आवाज़ आती है, जिसे सुन दोनों अपने ख्यालों से बाहर आते हैं, और खुशी खिड़की से हटकर दरवाजे के पास जाकर उसे खोल देती है तो दरवाजे पर कबीर होता है जिसके हाथ में एक बैग होता है। वो उस बैग को खुशी के हाथ में देते हुए बोला, खुशी ये लो खाना, ये एकदम गर्म और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। बोलते हुए वो मुस्कुरा देता है, और उसकी बात सुनकर खुशी उसके हाथ से वो बैग ले लेती है, जिसे देख कबीर बोला, क्या तुम दोनों ठीक हो? जिसे सुन खुशी बस हल्का सा अपना सर हिला देती है। ये देख कबीर प्यार से खुशी के बालों पर हाथ फेर बोला, ध्यान रखना अपना, मैं फिर सुबह आता हूँ। इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद खुशी वापस डोर बंद कर देती है और उस बैग से खाना निकाल सोफे के पास ही लगे टेबल पर लगा देती है। नीचे कबीर जब नीचे से होते हुए जाने लगता है तब यामिनी कबीर को रोकते हुए बोली, रुको कबीर बेटा। जिसे सुन वो रुक जाता है। ये देख यामिनी बोली, आखिर कब तक तुम और आशिका कपिल तीनों ही ऐसे सुबह शाम खाना ला कर दिया करोगे? क्या ये घर नहीं है? क्या यहाँ पर खाना नहीं बनता जो खुशी हमारा बनाया खाना नहीं खाती, और रोज तुम तीनों में से ही कोई उसे बाहर से खाना लाकर देता है? कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? यामिनी की बात सुन साहिल जी भी बोले, हाँ कबीर बेटा मानते हैं, हम सब ने बहुत बड़ी गलती की जिसकी माफ़ी नहीं है, पर आज कितने दिन हो गए और खुशी अभी भी इतनी नाराज है, वो इस घर का पानी भी पीती। तब तक ऐसा ही चलता रहेगा? आखिर हम एक ही परिवार है। जिसे सुन कबीर हल्की मुस्कान लिए बोला, परिवार परिवार बोलना तो आप छोड़ ही दीजिए अंकल, अगर आप खुशी के परिवार वाले होते तो कभी भी उसके साथ इतना बुरा नहीं करते, ना ही उसके कैरेक्टर को लेकर इतना कुछ बोलते। एक लड़की के लिए उसका स्वाभिमान ही सब कुछ होता है, और आप सबने तो उसके वही स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, और अब आप सब चाहते हैं इतना सब करने के बाद भी खुशी आप सबको माफ़ कर दे। तो आप अपने आप से ही पूछो ना, वो किस किस गलती के लिए आपको माफ़ करे? अरे नौकर के साथ भी कोई अछूतों की तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह आप सबने उसके साथ किया है। एक जानवर को भी अच्छे बर्तन में अच्छा खाना दिया जाता है, पर आपने तो सारी हदें ही पार कर दी, और आप चाहते हो खुशी आप सबको माफ़ कर दे तो भूल जाओ। और रही बात खाने की, तो खुशी को हमने अपनी छोटी बहन माना है, और आप लोगों की तरह बस ऊपर से नहीं बल्कि दिल से अपनी बहन माना है। और वैसे भी में हम लोग एक साल में ही इतना तो कमा लेते हैं जिससे हम सारी जिंदगी भी खुशी को बिठा कर खिलाए, तब भी हमारे पैसे कम ना हो। इतना बोल बिना कुछ सुने बाहर से चला जाता है। अंदर खुशी खुद भी खाना खा रही होती है और राहुल को भी अपने साथ खिला रही होती है, और उसे खाना खिलाते हुए ही बोली, मेरा यहाँ दम घुटता है, क्या हम कहीं और जाकर रह सकते हैं? बोल उसे देखने लगती है, और इतने दिनों बाद खुशी की आवाज़ सुन और उसे खुद से बातें करते देख राहुल की आंखें फिर से नम हो जाती हैं, और उससे कुछ बोलते ही नहीं बनता। वो बस हाँ में अपना सर हिला देता है, और उसकी हाँ सुन खुशी उसके मुंह में रोटी और सब्जी का निवाला डाल देती है, जिसे राहुल खा लेता है। 75 एपिसोड। एक महीने बाद राहुल अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, और उसके प्लास्टर और जो भी इंजरी थी सब कुछ ठीक हो चुकी थी, और वो खुशी को लेकर अपने विला में रहने लगा था। उसने मित्तल मैंशन खुशी के लिए छोड़ दिया था, और अब इस विला में आने के बाद खुशी एक ही कमरे के 4 दीवारी में कैद नहीं रहती थी। वो जहाँ उसका मन करता वहाँ पर जाती और वहीं पर बैठती, यहाँ तक वो अपने और राहुल दोनों के लिए खाना भी खुद ही बनाया करती। दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं होती, पर अब दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ जाते थे। उद्धरण चिन्ह। और साथ में खुश भी थे।
राहुल की कंपनी। राहुल अपनी कंपनी की मीटिंग हॉल में अपनी सीईओ की चेयर पर बैठा होता है और उसके ही साइड में युग अपने हाथ में का नोटबुक लिए खड़ा उसने कुछ पॉइंट को नोट कर रहा होता है। तभी एक आदमी बोला, मिस्टर राहुल, कंपनी हर साल एक कॉन्सर्ट शो करती है जिसमें हम लाखों रुपए खर्च करते हैं और जिसमें सबसे टॉप की लिस्ट में जो सिंगर होता है वो उस कॉन्सर्ट में अपनी परफॉर्मेंस देता है और उससे हमें लाखों का प्रॉफिट भी होता है। और हर साल की ही तरह इस साल भी हम सब उस शो की तैयारी कर रहे हैं जिसमें शो का सारा मैनेजमेंट भी तैयार कर लिया गया है और स्टेज से लेकर हर एक चीज़ सभी अच्छे से तैयार होने लगी है। पर बोलते हुए वो रुक जाता है और उसे ऐसे शांत देख राहुल बोला, तो क्या? जिसे सुन दूसरा आदमी बोला, सर अभी अगर सबसे ज़्यादा इस समय कोई डांसिंग और सिंगिंग में पॉपुलर और टॉप पर है तो वो सिंगर, एक्टर या डांसर नहीं बल्कि वो लड़की है जिसकी इट ब्रोकन हार्ट क्वीन के नाम से है और उस लड़की के जितना इस समय कोई और पॉपुलर नहीं है, यहाँ तक कोई सिंगर, एक्टर और डांसर भी नहीं। पर प्रॉब्लम ये है, वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ से आई है, क्या करती है, किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, ना कोई उसकी लोकेशन का पता लगा पाया है, ना उससे कोई संपर्क कर पाया है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। वो कब सोशल मीडिया में आकर तहलका मचा कर चली जाती है किसी को कुछ भी नहीं पता, ना किसी को ये पता है वो कब आती है कब जाती है, कोई कुछ नहीं जानता। और सर अगर वो लड़की हमारे कॉन्सर्ट में गाती तो हमें हर साल होने वाले प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट होता और ये शो काफ़ी ज़्यादा यादगार भी हो जाता क्योंकि हर कोई उस लड़की की एक झलक पाने के लिए ही लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। और वो हमारे इस शो में आ जाती तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है सर उस शो के लिए टिकट कितनी ज़्यादा हाउसफुल हो जाती। बोल वो शांत हो जाता है और उसकी बात सुन राहुल कुछ सोचकर युग से बोला, मैंने तुमसे बोला था ना उसके बारे में पता करने के लिए, तो तुमने उसका पता नहीं किया। राहुल की बात सुन युग बोला, सर मैंने उसका बहुत पता किया और अभी भी कर ही रहा हूँ, पर उसका कुछ पता चले तब तो ना। उसका पता लगाने के चक्कर में मुझे तो ये भी पता नहीं होता मैंने नाश्ता कब किया और डिनर कब। मेरे लिए तो नाश्ते के नाम पर डिनर हो गया और डिनर के नाम पर नाश्ता। बोलते हुए वो अपना मायूस सा फेस बना लेता है, उद्धरण चिन्ह। और उसे देख और उसकी बातों को सुन राहुल कुछ भी नहीं बोलता। जिसे ऐसे शांत देख एक और लड़का बोला, सर अब हम किसे इस कॉन्सर्ट के लिए हायर करें? उस लड़के की बात सुन राहुल बोला, जो इस समय उस ब्रोकन हार्ट क्वीन लड़की के बराबर हो उसे इस कॉन्सर्ट के लिए बोलो और तैयारी करो, उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन वो सभी बोले, ठीक है बॉस। जिसे सुन राहुल उस मीटिंग रूम से चला जाता है और बहुत सारे लोग भी उस शो के बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ आशिका खुशी से मिलने आई होती है और दोनों खुशी के कमरे में बैठे होते हैं। तब आशिका खुशी को देख बोली, खुशी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब कहीं बाहर घूमने चले, जैसे कोई लॉन्ग ड्राइव या कहीं वेकेशन के लिए। बोल वो उसे देखने लगती है और आशिका की बात सुन खुशी बोली, तुमने एक्टिंग छोड़ दी? जब आशिका खुशी की ये बात सुनती है तो वो खुशी से बोली, वैसे मैंने अभी छोड़ी तो नहीं हूँ पर बहुत जल्दी ही छोड़ने का सोच रही हूँ। कपिल ने मेरे पेरेंट्स से बात की है और दोनों फैमिली को भी ये रिश्ता पसंद है और हम दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते हैं, इसलिए घर वालों ने डिसाइड किए है वो नेक्स्ट मंथ हमारी शादी करने वाले हैं। और मैंने भी डिसाइड की हूँ अब मैं अपनी एक्टिंग छोड़ मोम डेट के बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी, उद्धरण चिन्ह। वैसे भी मेरे घर वाले कभी भी मेरे एक्टिंग करने से खुश नहीं थे और एक्टिंग तो मेरा बस एक शौक था जो पूरा भी हो गया है और अब मैं भी इस एक्टिंग से बोर हो चुकी हूँ। और वैसे भी मोमडेड की मैं एक अकेली बेटी हूँ और करोड़ों की मालकिन भी, तो एक्टिंग जैसी चीज़ मुझे शूट भी करती। बोल वो मुस्कुरा देती है, उद्धरण चिन्ह। और आशिका की बात सुन खुशी भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। जिसे सुन आशिका खुशी को अपने गले लगा कर बोली, और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। इतना सब होने के बाद भी तुमने राहुल को माफ़ किया और तुम दोनों अब साथ है। बोल वो उससे अलग होती हैं और आगे बोली, पर याद रखना खुशी, अगर इस बार उसने तुझे धोखा दिया ना, मैं सच में उसकी जान ले लूंगी। बोल वो काफ़ी गुस्से में लगती है और उसकी बात सुन खुशी कुछ भी नहीं बोलती है। वो बस खामोशी से अपने साथ बैठी आशिका को देख रही होती है, उद्धरण चिन्ह। फिर खुशी अपने मन में बोली, इस बार राहुल नहीं बल्कि इस बार मैं उसे धोखा देने वाली हूँ। सोच वो एक गहरी सांस बाहर छोड़ती है। तभी आशिका बोली, खुशी तुमने बताई नहीं हम बाहर कहीं घूमने चले? जिसे सुन खुशी बोली, हम पांचों साथ में कहीं डिनर या लंच पर कल चल सकते हैं। खुशी की इस बात को सुन आशिका अपना मुंह बनाकर बोली, मैंने तो सोची थी हम सब कहीं माउंट एवरेस्ट पर या कहीं शहर से दूर हिमालय या किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर बस शांति ही शांति हो और उस जगह को देखकर एक अलग ही सुकून मिले। बोल वो उदास हो जाती है और उसे ऐसे उदास देख खुशी बोली, हम इस बारे में सोच सकते हैं पर बाद में, अभी तुम कपिल भैया पर ध्यान दो। उसकी बात सुन खुशी बोली, और तुम राहुल पर? मुझे इस लड़के पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उद्धरण चिन्ह।
पर छोड़ो ये सारी बातें, कल नाइट में हम सब डिनर के लिए कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ी होती है और बोली ठीक है खुशी, मैं अब चलती हूँ। बोल वो उसे बाय बोल चली जाती है और उसके जाने के बाद खुशी खुद से बातें करते हुए बोली नहीं आशिका, इस बार नहीं, इस बार मैं किसी का धोखा नहीं खाने वाली, बल्कि इस बार धोखा तो राहुल खाने वाला है, वो भी मुझसे। और मैंने अब राहुल की आंखों में अपने लिए प्यार, परवाह और मेरे साथ किए गए सभी बर्तावों के लिए रिग्रेट फील करते देखी हूँ। बोलते हुए ही वो एक लंबी सांस बाहर छोड़ती है और अपने सारे ख्यालों को झटक देती है। रात का समय खुशी विला में ही बने गार्डन में बैठी होती है और वो वहां पर लगे फूलों के बगीचे को देख हल्का मुस्कुरा रही होती है। तभी राहुल भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आता है और खुशी को वहां पर बैठे देख वो भी खुशी के पास ही आकर उसके साइड पर बैठ जाता है और बड़े ही ध्यान से खुशी को देखने लगता है। जब खुशी को किसी की नजरें खुद पर महसूस होती है तो वो फूलों से अपनी नजरें हटाकर अपने बाजू में बैठे राहुल को देखती है, जो उसे ही निहारे जा रहा होता है और उसे ऐसे खुद को देखते हुए देख खुशी बोली तुम कब आए। खुशी की आवाज़ सुन राहुल बोला बस अभी ही, इतना बोल वो मुस्कुरा देता है और आगे बढ़कर खुशी को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर जाने लगता है। राहुल ने बड़े ही ध्यान से खुशी को अपनी गोद में उठाया होता है और खुशी ने भी अपनी दोनों बाहें राहुल की गर्दन में लपेटी होती हैं। उद्धरण चिन्ह। राहुल खुशी को लाकर डाइनिंग टेबल के पास लगी चेयर पर बिठा देता है और बोला तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी डिनर बना कर लाता हूँ। बोल वो किचन की तरफ बढ़ने लगता है तो खुशी बोली मैंने डिनर बना ली हूँ, बस उसे किचन से लाना बाकी है। खुशी की बात सुन राहुल बोला तुमने क्यों बनाई। खुशी मैंने तो तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना, फिर तुम आराम करने की बजाय किचन में काम क्यों करती हो। उद्धरण चिन्ह। राहुल की बात सुनकर भी खुशी कुछ नहीं बोलती, वो बस उसे ही देखते रहती है। जिसे ऐसे देखते देख राहुल बिना कुछ बोले किचन में चला जाता है और सारा खाना लाकर उसे वहां पर लगा देता है और फिर दोनों ही साथ मिलकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल अपने लैपटॉप को खोले उस पर कुछ काम कर रहा होता है और खुशी बेड से टिक कर बैठी राहुल के आने का इंतजार कर रही होती है। खुशी काफी देर तक राहुल के आने का वेट करती है पर राहुल अपने लैपटॉप में इतना खो गया था उसे ये याद ही नहीं होता खुशी उसके आने का वेट कर रही है। करीब 1 घंटे वैसे ही देखने के बाद भी जब राहुल अपना लैपटॉप नहीं छोड़ता तब खुशी उसके पास आकर बैठते हुए लैपटॉप में देखने लगती है तो वो देखती है राहुल इंटरनेट में ब्रोकन हार्ट क्वीन वाली लड़की की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है पर उसे कुछ भी खास जानकारी नहीं मिल रही। ये देख राहुल उदास है और उसे ऐसे उदास देख खुशी बोली क्या तुम परेशान हो। बोल वो उसके लैपटॉप को ही देखे जा रही होती है और जब राहुल खुशी की आवाज़ सुनता है तब वो उसे देख बोला कुछ खास नहीं, बस कंपनी एक शो करने वाली है और सारे टीम मेंबर उस लड़की की तलाश कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। और सारे लोग चाहते हैं वो इस कॉन्सर्ट को करे पर किसी को भी ये नहीं पता वो कौन है और क्या करती है, वो तो कभी ऑनलाइन भी नहीं आती है। राहुल की बात सुन खुशी कुछ भी नहीं बोलती है पर वो राहुल की उदासी देख लेती है। तभी राहुल अपना लैपटॉप बंद कर खुशी से बोला काफी समय हो गया। उद्धरण चिन्ह। अब हमें भी सोना चाहिए। बोल वो उसे अपनी गोद में उठाता है और बड़े ही आराम से बेड पर लिटाकर खुद भी उसके पास जाकर लेट जाता है। तभी खुशी राहुल के करीब जाकर उसके सीने पर अपना हाथ रख बोली क्या तुम उस शो को लेकर परेशान हो। खुशी की बात सुन राहुल बोला नहीं मैं परेशान नहीं हूँ और मुझे तो किसी भी तरह के कोई शो से कोई भी लेना देना नहीं है, वो सब काम वहाँ पर काम करने वाले लोगों का है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। बोलते हुए ही वो रुक जाता है और झुककर खुशी को देखता है जो उसकी शर्ट की सारी बटन खोल चुकी थी और उसे ही देख रही होती है। राहुल खुशी की नज़रों में अपने लिए डिजायर देखता है और वो उसे देख बोला खुशी मैंने बहुत सारी गलती की है पर मुझे उसका पछतावा भी है और मैं अब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे मैं तुम्हें हर्ट करूं। बोलते हुए उद्धरण चिन्ह। वो खुशी को खुद से दूर करने लगता है पर उसकी सारी बातों को इग्नोर कर खुशी राहुल का एक हाथ अपने पेट पर रख देती है और उसकी आंखें नम हो जाती है, जिसे ऐसे देखकर राहुल की भी आंखें नम हो जाती है और वो आगे बढ़कर खुशी को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। पर इस बार दोनों की मर्जी शामिल थी और खुशी को इस बार किसी भी तरह का दर्द नहीं बल्कि एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है। 76 एपिसोड। अगली सुबह जब खुशी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को राहुल की बाहों में पाती है और उसे रात की सारी बातें याद आ जाती है, जिसे याद कर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लेती है और अपने मन में बोली तुम बहुत जल्द वापस मेरे पास होंगे मेरे बच्चे। बोल वो अपनी आंखें खोल लेती है। तभी उसकी नजरें जाकर राहुल की नजरों से मिलती है जो उसे ही बड़े प्यार से देख रहा होता है, जिसे ऐसे देख खुशी बोली आशिका चाहती है हम सब आज डिनर पर कहीं बाहर चले। जिसे सुन राहुल बोला और तुमने हाँ बोल दी। इस पर खुशी हाँ मैं अपना सर
हिला देती हैं। ये देख राहुल बोला ठीक है, हम सब बाहर चलते हैं, वैसे भी काफी समय हो गया तो मैं इस घर से कहीं बाहर नहीं गई। बोलबो खुशी के माथे को चुम लेता है और बाथरूम में चला जाता है। कुछ घंटे बाद खुशी अपने मोबाइल में एक ऐप खोल उसे चेक कर रही होती है जिसे उसने काफी समय से नहीं देखी होती है, जिसे खोलते ही उसे काफी सारे नोटिफिकेशन दिखने लगते हैं और नए नोटिफिकेशन आने भी लगते हैं। पर खुशी उन सबको इग्नोर मित्तल एंटरटेनमेंट कंपनी का एक मस्जिद देखती है जिसे राहुल के असिस्टेंट ने ही उसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और उसे उसकी मनमानी फीस भी ऑफर की थी, बस वो उसकी कंपनी में बतौर आर्टिस्ट साइन हो जाए। खुशी उस मस्जिद को काफी बार पढ़ती है पर वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और अपना मोबाइल बंद कर उसे वापस रख देती है। उद्धरण चिन्ह और राहुल में आए सारे चेंजेस को नोटिस करने लगती है और राहुल में आए उन सारे चेंजेस को याद कर वो खुद से बोली, एक बार तुमने मेरा दिल तोड़ा था राहुल, पर अब मेरी बारी है। बोल वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करते ही उसके सामने उसका प्यार राहुल शेखावत का चेहरा आ जाता है, जिसे याद कर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो खुद से ही बोली, और कुछ दिन राहुल उसके बाद हम दोनों साथ होंगे। फिर वो ये दुनिया हो या कोई और दुनिया, वहाँ पर हम दोनों साथ होंगे और मैं अपने साथ हमारे बच्चे को भी लेकर आऊंगी जिसका पिता राहुल मित्तल नहीं तुम होंगे, और हम दोनों हमारे बच्चे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। पर तुम आओगे तो ना राहुल, कहीं तुम अपने वादे को भूल तो नहीं जाओगे। बोलते हुए ही वो अपनी आंखें खोल लेती है और बोली, नहीं तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते, तुमने कहा है तुम आओगे और मुझे पूरा यकीन है तुम सही समय पर वापस आ जाओगे। बोल वो मुस्कुराने लगती है। उद्धरण चिन्ह शाम का समय राहुल, खुशी, आशिका, कपिल और कबीर ये सारे एक बड़े से होटल के प्राइवेट रूम में बैठे डिनर कर रहे होते हैं और कपिल बोल रहा होता है, मैंने और आशिका ने अभी से ही हमारी वेडिंग ड्रेस और शादी की सारी तैयारियों के बारे में प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बोल वो मुस्कुरा देता है और उसकी बात सुन कबीर बोला, यार बाकी सबका तो तुम लोग देख लेना पर मेरी भी एक पसंद अपनी शादी में शामिल कर लेना। बोल वो मुस्कुराने लगता है और उसकी बात सुन आशिका बोली, और वो क्या, जिसे सुन कबीर कुछ बोलता उससे पहले ही राहुल बोला, कबीर की पसंद की सारी डिश मेन्यू में रखना। बोल वो हंस देता है और उसकी बात सुन कबीर बोला, भाई तुझे मैं याद भी हूँ, नहीं तो मुझे ऐसा लगा था जैसे तू तो मुझे भूल ही गया है। बोल वो खुद ही हंसने लगता है। तब आशिका खुशी से बोली, खुशी तुम्हें ना कपिल और मेरी शादी में एक अच्छा सा रोमांटिक कपल डांस करना होगा। बोल वो उसे देखने लगती है। उद्धरण चिन्ह और उसकी बात सुन खुशी बोली, पर मुझे तो डांस नहीं आता। खुशी की बात सुन आशिका बोली, नहीं आता तो सीख लो, राहुल है ना वो तुम्हें सिखा देगा। वैसे भी तुम दोनों के पास तो काफी सारा समय होता है तो राहुल तो तुम्हें आराम से सब सिखा देगा। बोल वो खुशी को एक आंख मार देती है और उसकी बात सुन खुशी, डांस का पता नहीं पर मैं तुम्हारी शादी में एक अच्छा सा गाना जरूर गा सकती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे सारे गेस्ट भाग जाए। बोल वो हल्का सा मुस्कुरा देती है और खुशी को बात सुन कबीर बोला, फिर तो खुशी तुम मेरी टीम में शामिल हो सकती हो, क्योंकि जो भी मेरा गाना सुनता है वो सब भी यही करते हैं, कोई स्टेज छोड़कर भाग जाता है तो कोई शादी छोड़कर ही भाग जाता है, और एक बार तो हमारे क्लास के सारे बच्चे क्लास छोड़कर ही भाग गए थे। बोल वो हंसने लगता है और उसकी बात सुन खुशी भी हंसने लगती है, और जब सब खुशी को ऐसे हंसते देखते हैं तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और खासकर राहुल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और काफ़ी देर वैसे ही बात करने के बाद वो सारे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। राहुल और खुशी की गाड़ी, राहुल और खुशी दोनों ही खामोशी से बैठे होते हैं और राहुल ड्राइव कर रहा होता है और खुशी खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी राहुल अपनी रियर व्यू मिरर में देखता है एक कार उनकी कार के पीछे ही काफ़ी देरी से चल रही है, और उसे देख राहुल खुद से बोला, ये कार होटल के बाहर से ही हमारे कार के पीछे क्यों चल रही है? क्या ये हम जहाँ जा रहे वही जा रही है या हमारा पीछा कर रही है? बोलते हुए वो खुद से ही बोला, कोई हमारा क्यों पीछा करेगा भला। बोल वो अपना सर झटक देता है पर उसकी सारी बातें खुशी सुन लेती है और वो भी मिरर में ही देखती है तो वो कार सच में उसकी कार के पीछे काफ़ी समय से चल रही होती है, जिसे देख खुशी की बोहें सिकुड़ जाती है और वो राहुल से बोली, तुम हमारी कार को राइट मोड़ो। जिसे सुन राहुल वैसा ही करता है और उनकी गाड़ी के टर्न लेते ही उनके पीछे की भी गाड़ी मुड़ जाती है। ये देख खुशी की आंखों के भाव बदल जाते हैं और वो बोली, क्या ये गाड़ी सच में हमारा पीछा कर रही है? उसकी बात सुनकर राहुल मिरर में ही देख बोला, लगता तो ऐसा ही है। उद्धरण चिन्ह जिसे सुन खुशी बोली, तुम कोई और रास्ते पर गाड़ी मोड़ लो। जिसे सुन राहुल को सामने से ही एक गली दिखती है तो राहुल वहां पर अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और उनकी गाड़ी मुड़ते देख पीछे वाली गाड़ी के लोग उनकी गाड़ी पर गोली चलाने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह
ये देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं, पर गोली का रुकना बंद ही नहीं होता। कोई उनकी गाड़ी पर लगातार फायरिंग किए जा रहा होता है। ये देख राहुल अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी जो भी रास्ता दिखता वहां घुसा देता है। और थोड़ी ही देर में राहुल की कार एक दूसरे रास्ते से होते हुए उसके विला पर आकर रुकती है। तब राहुल खुशी को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना। बोलते हुए वो उसे अच्छे से देखने लगता है और उसकी बात सुनकर खुशी बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? जिसे सुन राहुल बोला, अच्छा हुआ कार बुलेट प्रूफ थी तो कुछ नहीं हुआ, पर कौन हो सकता है जो हम पर हमला करे? बोल वो किसी गहरी सोच में डूब जाता है और उसकी बात सुन उसे राहुल की आत्मा को बात याद आती है जो जाते समय उसने कहा था, तेरी जान खतरे में है खुशी, कोई है जो तुझे मारना चाहता है और तुझे अपनी जान बचानी होगी। जिसे याद कर खुशी के माथे पर एक लकीर दिखने लगती है और वो खुद से ही बोली, कौन ऐसा पैदा हो गया जो मुझ पर हमला करे और मेरी जान लेना चाहे? उसका पता लगाना ही होगा। बोल खुद को नॉर्मल करती है और राहुल से बोली, क्या हम अंदर चले? जिसे सुन राहुल ध्यान से खुशी को कार से बाहर लाता है और उसे अपनी गोद में ही उठाकर अंदर ले जाता है। राहुल खुशी को लेकर सीधे अपने बेडरूम में आ जाता है और उसे अच्छे से देखने लगता है और अच्छे से देखने के बाद जब उसे तसल्ली हो जाती है खुशी बिल्कुल ठीक है, ये देख राहुल राहत की सांस लेता है और कबर्ड से खुशी के कपड़े निकाल उसे देते हुए बोला, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं जग में पानी भर लाता हूँ। बोल वो खाली जग लेकर बाहर से चला जाता है। खुशी अपने हाथ में कपड़ों को देखते हुए बोली, कौन होगा वो जो मुझे मारना चाहता है? और वो मुझे मारना चाहता है, इसका मतलब राहुल भी उसके निशाने में होगा। सोचते हुए वो डर जाती है और खुद से बोली, नहीं मैं अपने कारण राहुल की जान खतरे में नहीं डाल सकती। इससे पहले वो जी कोई भी है वो मेरे दोस्तों या राहुल तक पहुंचे, मुझे उस तक पहुंचकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। बोलते हुए वो किसी गहरी सोच में डूब जाती है। जब राहुल वापस कमरे में आता है तो वो खुशी को किसी सोच में डूबी देख उसके पास आकर बोला, क्या हुआ खुशी, तुम ऐसे क्या सोच रही हो और तुम इतनी उदास क्यों हो? बोलते हुए वो वहीं पर बैठ जाता है और राहुल की बात सुन खुशी बोली, क्या तुम्हें पता है हम पर हमला किसने करवाया होगा? खुशी की बात सुनकर राहुल भी सोच में डूब जाता है और उसे ऐसे सोचते देख खुशी बोली, मुझे लगता है शायद वो किसी और को समझ हमारे पीछे पड़ गए होंगे। बोल वो वहीं पर बैठे ही अपने कपड़े चेंज कर लेती है। तब तक राहुल भी अपने कपड़े चेंज करके बेड पर आकर लेट चुका होता है। खुशी राहुल के सीने पर अपना सर रखे कुछ सोच रही होती है और राहुल भी सोच रहा होता है। वो खुद से बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और कौन नहीं, पर तुम जो भी हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुम खुशी को मारना चाहोगे तो ये राहुल मित्तल तुम्हारी हस्ती मिटा देगा। सोचते हुए ही वो खुशी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों ही सो जाते हैं। 77 एपिसोड। अगली सुबह राहुल अपनी कंपनी जाकर अपने काम लग जाता है। आज उसकी कई सारी मीटिंग थी, इसलिए वो सुबह ही जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया था और जब खुशी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बेड पर अकेली पाती है, जिसे देख उसकी बोहें सिकुड़ जाती हैं और वो अपने आसपास देखने लगती है, पर उसे राहुल कहीं भी नहीं दिखता। ये देख वो परेशान होते हुए बोली, कहाँ चले गए तुम? बोलते हुए उसकी नज़र खड़ी पर जाती है जिसमें इस समय 11 बजे रहे होते हैं। ये देख खुशी अपने सर पर हाथ रख बोली, ये क्या, मैं इतने समय तक सो कैसे सकती हूँ? बोलते हुए वो बेड से उठ जाती है। उद्धरण चिन्ह और फ्रेश होने के लिए बाथरूम का डोर जैसे ही खोलती है उसे डोर पर एक चिट लगी दिखती है जिस पर लिखा था, गुड मॉर्निंग खुशी, मुझे कंपनी में ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए मैं आज जल्दी ही ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने जाने से पहले तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है और बाथरूम में बाथटब भी भर दिया है। तुम आराम से फ्रेश होकर नाश्ता करना और आज मुझे घर आने में शायद थोड़ा समय हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना, तुम दिन कर सो जाना। जब खुशी ये चिट पढ़ती है तब भी उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आती, ना कोई भाव, वो बस चुपचाप बाथरूम में चली जाती है। और जैसे राहुल ने लिखा था ठीक वैसे ही बाथटब में ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मीडियम टेम्परेचर में पानी भरा हुआ होता है। ये देख खुशी भी उसमें जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर याद करने लगती है जब से मोनिका की सच्चाई उसके सामने आई और जब से दोनों के ही साथ हादसा हुआ, तब से राहुल कितना ज़्यादा बदल गया है। यहाँ तक खुशी के कहने पर उसने नया घर तक ले लिया और खुशी के साथ यहाँ पर अकेले रहने लगा। यहाँ तक उसने एक बार भी अपने घर वालों से बात भी नहीं की और अब वो खुशी का ध्यान किसी छोटे बच्चे की तरह रखता है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक खुशी को कोई भी काम नहीं करने देता है और उसने खुशी के कहने पर कुछ रोबोट को अपने घर लेकर आया था जो घर की सारी साफ सफाई कर दिया करते थे। वो रोबोट घर के सारे काम करते थे सिवाय खाना बनाने की। खुशी अपनी आंखें बंद किए बस राहुल के चेंज बिहेव को ही याद कर रही होती है और खुशी को ये भी अच्छे से पता था इस बार राहुल कोई नाटक नहीं कर रहा बल्कि वो सच में अपने किए पर शर्मिंदा है और उसे उसका गिल्ट हर दिन खाए जा रहा है।
खुशी अपनी आंखें खोल खुद से ही बोली, मत करो राहुल मेरी इतनी परवाह और मुझे इतना प्यार, क्योंकि तुम जितना प्यार मुझे दोगे उससे भी ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी और तुम उस तकलीफ को सह नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे पता है मुझे सही समय आने पर यहाँ से जाना होगा और मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद तुम टूट जाओ, ठीक मेरी ही तरह जैसे मैं अपने राहुल के जाने के बाद टूटी थी। तुम अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, पर तुम्हारे अंदर मेरे प्यार का दिल धड़क रहा है और वो तुम ही हो जिसके कारण मेरा प्यार आज भी धड़क रहा है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी टूटते हुए नहीं देख सकती, मैं सच में तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। बोलते हुए उसकी आंखों के कोने से 2 बूंद आंसू की लुढ़ककर उसके गालों पर आ जाती हैं, जिसे वो अपने हाथ की एक उंगली में लेकर देखने लगती है। दूसरी तरफ राहुल एक मीटिंग करके अपने केबिन में आया ही था, उतने में ही युग राहुल के टेबल पर एक बड़ा सा फाइल का बंडल रख देता है, जिसे देख राहुल अपने सर पर हाथ रख लेता है। तो उसे ऐसे देख युग बोला, सर इन सभी फाइलों में आपके साइन चाहिए और ये सब फाइल आज ही चाहिए। बोल वो उसे देखने लगता है। राहुल एक नज़र उन सारी फाइल को देखता है और एक नज़र अपने हाथ में पहनी वॉच पर, जिसमें इस समय 3 बज रहे होते हैं। ये देख राहुल खुद से बोला, मैंने तो सोचा था आज खुशी को अच्छा सा सरप्राइज दूंगा, मगर लगता नहीं है मैं घर भी समय पर पहुंच पाऊंगा। बोल वो उन फाइलों को पढ़कर उनमें साइन करने लगता है। उद्धरण चिन्ह मित्तल मैंशन। मित्तल मैंशन जो हमेशा हंसता हुआ घर लगता था, वो घर आज किसी वीराने से कम नहीं लग रहा होता है। सीनियर मित्तल और उनके बेटे और बहू वो सभी सामने हॉल में ही बैठे होते हैं। तब सीनियर मित्तल याद करते हुए बोले, जब खुशी यहाँ आई थी तब ये मकान घर लगने लगा था, भले ही वो ज्यादा बोलती ना हो पर फिर भी उसके होने पर अच्छा लगता था, मगर हमारी एक गलती ने ही हमारी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी और आज खुशी हमें देखना भी पसंद नहीं करती। बोलते हुए वो उदास हो जाते हैं और उन्हें ऐसे उदास होते देख साहिल बोले, नहीं पापा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी ही है जो हम कभी उस बच्ची को समझ ही नहीं पाए। बोल वो भी उदास हो जाते हैं और घूरकर यामिनी को देख बोले, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, अगर न तुम उस बच्ची को उतना सब बोलती और न ही उसके साथ अछूतो बाला बिहेव करती तो आज वो हमें माफ कर हम सबके साथ होती, और न ही तुम राहुल से ये बोलती वो उसे रूम में ही लॉक करके रखे तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। बोलते हुए वो याद करने लगते हैं। फ्लैशबैक, जब राहुल अपने कमरे से निकलकर जा रहा होता है तब यामिनी उसे देख बोली, तुम कंपनी जा रहे हो बेटा? जिसे सुन वो हाँ में अपना सर हिला लेता है और बोला, मोम खुशी ने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाए है, आप उसे खाना दे देना, मैं कंपनी जा रहा हूँ। बोलते हुए वो जाने लगता है। तब यामिनी राहुल के रूम में लॉक लगाते हुए बोली, ठीक है तुम जाओ। बोल वो उसे बाहर से लॉक कर देती है। ये देख राहुल बोला, ये आप क्या कर रही हो? आप खुशी को ऐसे कमरे में लॉक क्यों कर रही हो? जिसे सुन यामिनी बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो लड़की मेरे घर में घूमकर मेरे घर को खराब और गंदा करे। मैं उस जैसी चरित्रहीन लड़की की परछाई भी अपने घर पर नहीं पड़ने दे सकती। बोल वो चाबी अपने पास रख लेती है और अपनी मोम की बात सुन राहुल बोला, मोम ये आप कैसी बात कर रही हो? आप कैसे खुशी को ऐसा बोल सकती हो? अगर आप खुशी को ऐसा बोल सकती हो तो मुझे क्या बोलोगी? मैं तो फिर खुशी से भी बड़ा कैरेक्टर लेस लड़का हुआ ना, क्योंकि मैंने तो ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए हैं, तो आप खुशी को ही ऐसा कैसे बोल सकती हो? बोलते हुए वो थोड़ा नाराज लगने लगता है अपनी ही मोम से। जब यामिनी राहुल की बात सुनती है तो वो बोली, अच्छा तो अब तू उस लड़की के लिए मुझसे जुबान लड़ाएगा? जो भी हो खुशी एक लड़की है और तू एक लड़का, लड़का चाहे जो करे पर लोग उस पर उंगली नहीं उठाते। उंगली तो हमेशा लड़की पर ही उठती है और वो एक लड़की है और उसे अपनी लिमिट पता होनी चाहिए थी। जिसे सुन राहुल बोला, तो क्या आप इतनी सी बात के लिए उसे ऐसे कैद करके रखोगी? जिसे सुन यामिनी बोली, हन मैं उसे ऐसे ही कैद करके रखूंगी और मैं कुछ भी आगे नहीं सुनूंगी। जिसे सुन राहुल बोला, पर मोम में उसे ऐसे कैद नहीं कर सकता, इंसान है वो, कोई जानवर नहीं जो आप उसे ऐसे कैद करोगी। बोल वो चाबी लेकर डोर खोलने लगता है। तो यामिनी बोली, अगर तू डोर खोल उस लड़की को बाहर आने जाने देगा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जिसे सुन राहुल बस मोम बोलकर रह जाता है और फिर वो अपनी मोम की जिद के आगे हार कर वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक ओवर। सारी बातों को याद कर साहिल जी गुस्से से घूरकर यामिनी को देखते हैं और यामिनी का सर शर्म से झुक जाता है। तभी साहिल जी आगे बोले, उस दिन आशिका ने हॉस्पिटल में बिल्कुल सही बोली थी, तुम ही हो खुशी के बच्चे की मौत की जिम्मेदार। जिसे सुन यामिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो साहिल आगे बोले, हाँ तुम ही हो मेरे पोते की मौत की जिम्मेदार। वो तुम ही थी जिसने राहुल खुशी के लिए अच्छा खाना ले जाने के लिए मना की थी। वो तुम ही थी जिसने खुशी को एक समझ जानवर भी ना खाए बेसा खाना देने के लिए राहुल को मजबूर की थी। बोलते हुए ही वो याद करने लगने हैं। फ्लैशबैक, उस दिन जब खुशी ने राहुल से खाना मांगी थी तब राहुल खुशी के लिए खाना लेने नीचे किचन में आया था और वो उसके लिए खाना लेकर जा ही रहा होता है। तब यामिनी उसके हाथ से वो खाना लेकर कचरे के डिब्बे में फेंक देती है।
जिसे ऐसा करते देख राहुल बोला, मोम ये क्या किया आपने, आज 3 दिन हो गए उसने ना कुछ खाई है ना कुछ पी है, अगर ऐसा ही रहा तो वो मर जाएगी। जिसे सुन यामिनी बिना किसी भाव के बोली, मरती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुन राहुल बोला, मोम आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं, जो एक लड़की के लिए ऐसा बोल रही हो। पहले तो आप उसे बेटी बोलते नहीं थकती थी और अब उसे ही इतना भला और बुरा बोल रही हो, यहाँ तक उसके मरने की भी सोचने लगी। जिसे सुन वो बोली, तुम्हें जो सोचना है सोच, पर मैं उस लड़की को खाना पानी कुछ भी नहीं देने वाली, और अगर तू चाहता है वो कुछ भी खाए पिए तो ये ले। बोलते हुए वो उसके ही सामने चावल में डिब्बा भर नमक और पानी में लाल मिर्च पाउडर डालकर उसे दे देती है। जिसे देख राहुल हैरानी से अपनी मोम को देखने लगता है। तो वो बोली, देना है तो दे वरना भूल जा, उसे कुछ भी खाने पीने को मिलेगा। बोल वो किचन से राहुल को बाहर कर डोर बंद कर देती है और राहुल खड़ा बस देखते रह जाता है। फ्लैशबैक ओवर। इन सारी बातों को याद कर साहिल गुस्से में यामिनी को देख रहे होते हैं, तो यामिनी अपना सर शर्म से और भी ज्यादा झुका लेती है और उसे अब अपनी ही गलती पर पछताने के सिवा कुछ भी नहीं आ रहा होता है। 78 एपिसोड। रात का समय। जब राहुल अपनी कंपनी से घर आता है तब तक रात के करीब 10 बज चुके थे। राहुल अपने पॉकेट से की निकाल बाहर से ही दरवाजा खोल देता है और अंदर आने के बाद वापस डोर बंद कर लेता है, तो वो देखता है सामने सोफे पर ही खुशी सो रही होती है। ये देख राहुल खुद से बोला, मैंने तो खुशी को बेड में सोने के लिए कहा था, पर ये सोफे पर क्यों सो रही। बोलते हुए ही वो खुशी के पास जाता है और उसे कुछ देर प्यार से देखने के बाद वो उस छोटे से सोफे को बढ़ा कर देता है, जिससे वो बेड का आकर ले लेती है। फिर राहुल कमरे में जाकर वहां से एक ब्लैंकेट ला उसे खुशी को अच्छे से ओढ़ा देता है और प्यार से उसके माथे पर किसकर किचन की तरफ बढ़ जाता है। किचन में आने के बाद राहुल देखता है तो उसे कोई भी खाना बना नहीं दिखता है। देख वो फ्रिज से वेजिटेबल निकाल उन्हें अच्छे से वॉश कर उन्हें काटने लगता है और करीब 40 से 45 मिनट में ही 4 डिश बना लेता है, जिसमें सब्जी रोटी और दाल चावल होते हैं, और उन्हें डाइनिंग टेबल पर लगा खुशी के पास आकर उसे उठाते हुए बोला, खुशी उठो डिनर बन गया, चलो पहले कुछ खा लो उसके बाद सो जाना। बोलते हुए वो उसे उठाने लगता है और राहुल की आवाज़ सुन खुशी भी किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी आंखें मसलते हुए उठकर बैठ जाती है और राहुल को देख बोली, तुम कब आए। जिसे सुन राहुल बोला, बस अभी ही। बोलते हुए वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जिसे देख खुशी बोली, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। इस पर राहुल बोला, तुमने डिनर नहीं किया ना। जिसे सुन खुशी कुछ भी नहीं बोलती। ये देख राहुल उसे चेयर पर ले जाकर बिठा देता है और उसकी प्लेट में खाना निकालने लगता है। जिसे देख खुशी बोली, मेरे हाथ। बोलते हुए वो उसे अपने दोनों हाथ दिखा देती है। जिसे देख राहुल बोला, रहने दो खुशी, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। बोल वो रोटी और सब्जी लेकर उसके सामने कर देता है। जिसे देख खुशी भी बिना कुछ बोले उसे खा लेती है और राहुल भी प्यार से खुशी को खाना खिला रहा होता है। और जब जब दोनों का खाना खत्म हो जाता है तब राहुल खुशी को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और उसे देख बोला, अब तुम आराम से सो जाओ, मैं साबर लेकर आता हूँ। इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है और खुशी भी अपनी आंखें बंद कर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद राहुल जब साबर लेकर आता है तो खुशी को सोते देख वो हल्का सा मुस्कुरा कर अपने कपड़े चेंज कर लेता है और वापस खुशी के पास आकर जैसे ही उसके माथे पर किस करने वाला होता है, तभी वो देखता है खुशी को काफी तेज बुखार आ गया है और उसका शरीर भी काफी तेज तप रहा। ये देख वो परेशान हो जाता है और जल्दी से अपना मोबाइल निकाल डॉक्टर को कॉल कर घर आने का बोल देता है और खुद किचन में जाकर ठंडा पानी और नेपकिन लेकर खुशी के बगल में ही बैठ उसके सर पर पट्टी रखने लगता है और बोला, अभी तो कुछ समय पहले तुम ठीक थी खुशी, पर अब अचानक तुम्हें क्या हो गया जो तुम्हें इतना तेज बुखार है। बोलते हुए वो काफी परेशान लगने लगता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं और खुशी को चेक करने लगते हैं। तब राहुल बोला, क्या हुआ डॉक्टर, खुशी ठीक तो है ना। बोलते हुए वो बस खुशी को ही देख रहा होता है। तभी डॉक्टर बोले, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है मिस्टर मित्तल, इनको बस बुखार आया है, मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूं जिसके असर से इनका बुखार थोड़ी ही देर में कम हो जाएगा। बोल वो उसे इंजेक्शन लगा देते हैं और कुछ दवाई देकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद राहुल पूरी रात ठीक से सो नहीं पाता है। वो बस सारी रात जागकर खुशी के सर पर पट्टियां बदलते रहता है। सुबह जब खुशी की आंखें खुलती हैं तो वो राहुल को बेड से टिककर सोते हुए देखती है और साइड टेबल पर रखा पानी का कटोरा साथ ही अपने सर पर गिला कपड़ा। जिसे देख खुशी सब समझ जाती है किस तरह राहुल ने सारी रात जागकर उसकी देखभाल की। ये सोचकर ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो जैसे ही उठने को कोशिश करने लगती है वैसे ही राहुल की आंखें खुल जाती है और आंखें खुलते ही वो सबसे पहले खुशी का माथा और उसका गला छूकर देखते हुए बोला, तुम ठीक हो। जिसे सुन खुशी हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देख राहुल की जान में जान आती है। उद्धरण चिन्ह।
तभी खुशी राहुल को अपने ऊपर खींचकर बोली, राहुल तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो और तुम क्यों मेरा किसी बच्चों की तरह ख्याल रखते हो। यहाँ तक तुमने तो मेरी बॉडी के साथ खेलना भी बंद कर दिया और जब तक मैं खुद से तुम्हें ना बोलूँ तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाते। ऐसा तुम क्यों कर रहे। बोलते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगती है और खुशी की बात सुन राहुल की आंखें नम हो जाती है, जिसे वो साफ कर खुशी से बोला, मुझे पता है खुशी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इतना गलत जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं है और अब मैं इस बार तुमसे कोई भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा और मैं अपनी माफ़ी खुद ही कमाऊंगा। बोल वो खुशी के माथे को चूम लेता है और बोला, मुझे पता है खुशी मैं तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा वैसा बनने की जैसा तुमने अपने जीवन साथी के लिए सोची होगी। बोल वो मुस्कुरा देता है और आगे बोला, खुशी मुझे नहीं पता कब हुआ कैसे हुआ पर सच यही है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सच में खुशी मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। बोलते हुए वो प्यार से खुशी को देखने लगता है। तब खुशी उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती राहुल, इनफैक्ट मैं कभी भी तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती। बोल वो उसकी आंखों में ही देख आगे बोली, मैं तुमसे क्या, मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो अपने राहुल से प्यार करती हूँ। बोल वो उसे देखती है और उसकी बात सुन राहुल मुस्कुरा कर बोला, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे ही प्यार करती हो। जिसे सुन खुशी अपना गाउन शोल्डर से नीचे कर राहुल को अपने सीने पर बने टैटू को दिखाते हुए बोली, ये तुम्हारा नाम नहीं है राहुल, ये मेरा प्यार जिसे मैं प्यार करती हूँ ये नाम उसका है। ये टैटू सिर्फ एक टैटू नहीं बल्कि एक ऐसी निशानी है जिसे देख मुझे हर पल ये याद आता है मैं अपने राहुल की खुशी हूँ, ना कि तुम्हारी। और मेरे सीने पर भी तो यही लिखा है ना राहुल की खुशी, तो मैं सच में तुम्हारी खुशी नहीं हूँ। बोल वो राहुल के फेस को देखने लगती है जिसकी आंखें कभी भी बस बरसने ही वाली होती है और उसे ऐसे देख खुशी बोली, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी राहुल, तब तुम बहुत रोने वाले हो और मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए रो, इसलिए मुझसे प्यार करना बंद कर दो। बोलते हुए वो हल्के से राहुल के होठों को अपने होठों से छू लेती है और बोली, तुमने भले ही मेरे साथ जबरदस्ती की हो पर सच तो यही है, तुम ही वो पहले लड़के हो जिसने न सिर्फ मुझे हर तरह से देखा बल्कि छुआ भी है। इसलिए मैं अपनी बॉडी से तुम्हारी छुअन नहीं मिटा सकती और ना ही मैं इसे मिटाना चाहती हूँ, पर मैं वो वापस चाहती हूँ राहुल जो मैंने खो दी हूँ। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है और उसका हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चला जाता है, जिसे देख राहुल की भी आंखें नम हो जाती हैं। तब खुशी बोली, जो तुम मुझे दे सकते हो वो मुझे मेरा राहुल नहीं दे सकता, इसलिए मुझे मेरा बच्चा लौटा दो राहुल। उसके लिए तुम्हें जितनी भी मेहनत करनी पड़े तुम करो, पर मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। मैंने अपने बच्चे को ठीक से जानी भी नहीं, ना मुझे ये पता था वो मेरे अंदर है और जब मुझे पता चला वो मुझे छोड़कर जा चुका था और मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। मैंने एक बार उसे खो दी हूँ पर तुम मुझे वो वापस दे सकते हो और मुझे पता है हम दोनों मिलकर साथ में मेहनत करेंगे तो वापस मेरा बच्चा मेरे पेट में होगा। बोल वो राहुल के गले लग रोने लगती है और खुशी की सारी बातों को सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता खुशी क्या बोल रही है और क्या नहीं। खुशी के चेस्ट पर एक टैटू बना है जिसमें राहुल की खुशी लिखा है और राहुल को यही लगा वो उससे प्यार करती है इसलिए उसने ऐसा टैटू बनवाई है, वो भी अपनी चेस्ट पर। मगर आज खुशी कुछ और ही बोल रही है जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, साथ ही उसे खुशी की कोई भी बात समझ नहीं आती, पर उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं क्योंकि बच्चा तो उसका भी था वो और उसने भी अपना बच्चा खोया है, पर वो इस बात को खुशी के सामने बोल नहीं सकता था। वो रोज अंदर ही अंदर घुट रहा था ये सोचकर कि उसकी गलती के कारण उसने अपना बच्चा खो दिया। अगर वो अपनी मोम की बात सुन खुशी को वैसे कैद नहीं करता और उसे अच्छा खाना देता तो आज उसका बच्चा उसके पास होता, जिसे याद कर वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टूट चुका था। तभी उसे खुशी की आवाज सुनाई देती है जो रोते हुए उससे बोली, राहुल मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, तुम मुझे मेरा बच्चा वापस करोगे ना। बोल वो उसके सीने पर ही अपना सर रख रोती है और खुशी की बात सुन राहुल अपने आंसू साफ करता है और उसे खुद से अलग कर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, खुशी तुम्हें बच्चा चाहिए ना। जिसे सुन खुशी हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देख राहुल बोला, ठीक है हम दोनों मिलकर उसे वापस लेकर आएंगे, पर अभी नहीं, अभी तुम्हारी बॉडी काफी बिक हो चुकी है और ये सब मेरे ही कारण हुआ है जो आज तुम्हारी बॉडी इतनी बिक है। जब तुम्हारी बॉडी एक बेबी कैरी करने के लिए रेडी हो जाएगी तब हम दोनों मिलकर हमारा बेबी वापस ले आएंगे। बोल वो उसके आंसू पोंछ देता है और राहुल की बात सुन खुशी बोली, तुम सच में मेरा बच्चा वापस लाओगे। जिसे सुन राहुल हाँ में अपना सर हिला देता है। ये देख खुशी मुस्कुराकर उसे बोली, ठीक है हम रात से ही मेहनत करेंगे। बोल वो उसे बैग पर गिरा देती है और उसकी बात सुनकर राहुल परेशान हो जाता है और वो उसे खुद से दूर कर बोला, खुशी वो मुझे कंपनी जाना है, हम रात में इस में बात करते हैं। बोल वो बाथरूम में चला जाता है
और उसे ऐसे जाते देख खुशी रोते हुए बोली, मेरा राहुल मेरे पास वापस आ सकता है पर वो मुझे एक बच्चा नहीं दे सकता, पर तुम मुझे वो दे सकते हो राहुल, क्योंकि तुम इंसान हो और साथ में वो पहले और आखिरी इंसान हो जिसने मुझे छुआ, देखा और महसूस किया है। तुम्हारे अलावा मैं अब किसी और की नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें मुझे मेरा बच्चा देना ही होगा, क्योंकि वो तुम्हारे कारण मुझसे दूर हुआ है। अगर तुम मेरा तब अच्छे से ध्यान रखते तो आज वो हम दोनों के पास होता। बोल वो रोने लगती है और अंदर बाथरूम में खुशी की बातें राहुल सुन लेता है और वो दरवाजे से टिककर ही रोने लगता है और रोते हुए अपना सर पकड़ बोला, मैं क्यों तुम्हें कभी समझ नहीं पाया खुशी, क्यों मैं ये नहीं समझ पाया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ सब गलत कर रहा हूँ क्यों। बोलते हुए वो अपना हाथ जमीन पर ही पटकने लगता है। उद्धरण चिन्ह 79 एपिसोड। कॉन्सर्ट वाला दिन एक हफ्ते से मित्तल एंटरटेनमेंट कंपनी शो करने वाली थी। उसकी सारी तैयारी हो चुकी थी, सारी टिकट हाउसफुल हो चुकी थी और इस शो को ऑर्गेनाइज करने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और आज शो का दिन भी आ गया था, मगर हाउसफुल होने के बाद भी यहाँ पर लंबी लाइन बाहर लगी हुई थी और वो सभी भी इस शो को देखना चाहते थे और उस चेहरे को देखना चाहते थे जो आज यहाँ पर परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आज कोई सिंगर नहीं बल्कि वो चेहरा गाना गाने वाला था जिसका आधा देश बिना देखे ही दीवाना बन चुका था, जिसका डांस, जिसकी आवाज और उसकी तड़प, सब कुछ जो भी उसमें थी उन सब के लोग दीवाने थे और उसकी एक झलक पाने के लिए हजारों रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार थे। तो वही वो चेहरा आज उन सब के सामने आने वाला था, क्योंकि ब्रोकन हार्ट क्वीन ने खुद मित्तल एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से जो उसे ऑफिशियल मेल आया था जिसमें उसे इस शो को करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, तो उसका जवाब देते हुए उसने बोली थी, मैं इस शो में आने के लिए तैयार हूं, पर मैं वही गाऊंगी जो मेरा दिल कहेगा और मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। शो ठीक 8 बजे शुरू होगा और मैं भी ठीक 8 बजे ही स्टेज पर पहुंच जाऊंगी, मगर कोई भी मुझसे मेरा फेस दिखाने के लिए नहीं बोलेगा, ना ही मुझे कुछ और करने के लिए बोलेगा। जिसके जवाब में युग ने बस इतना ही लिखा था, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, बस तुम एक बार इस शो को कर लो बस। और यही खबर कंपनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पब्लिक की थी। उनके शो में ब्रोकन हार्ट क्वीन आ रही है, जिस कारण जो लोग शो में नहीं भी आना चाहते थे वो सब भी इस शो में आने के लिए लंबी लाइन में खड़े थे। तो वही राहुल भी उस स्टेडियम मैदान में मौजूद था जहां पर ये शो होने वाला था, मगर वो एक रूम में बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी युग उसके पास आकर बोला, सर शो बस शुरू ही होने वाला है तो क्या आप उसे नहीं देखोगे। जिसे सुन राहुल बोला, नहीं, मुझे इस शो में या उसमें आने वाली लड़की किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था, मैं तो अपनी बीवी के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करता, पर तुमने मुझे आने के लिए इतना बोला इसलिए मैं यहाँ पर आया, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं आता। बोल वो उसे देखने लगता है। तभी युग अपने हाथ में पहनी घड़ी में देखते हुए बोला, सर 8 बजने ही वाले हैं पर वो लड़की अभी तक आई नहीं, कहीं वो हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। बोलते हुए वो उसे देखा और बोला, मैं देख कर आता हूँ सब ठीक से है या नहीं। बोल वो वहाँ से चला जाता है और राहुल भी अपने मोबाइल में खुशी का नंबर डायल करने लगता है, पर खुशी उसका फ़ोन ही नहीं उठा रही होती है, जिस कारण वो काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से खुशी को कॉल ट्राई कर रहा होता है पर खुशी उसका कॉल नहीं उठाती है, इसलिए ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वही बाहर लोग जोर जोर से उस लड़की की ईद का नाम लेकर चिल्ला रहे होते हैं और उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। कई लोग तो उसके नाम का बोर्ड लिए अपने हाथ को ऊपर उठा लहरा रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग बोले, यार मेरे दिल की, मेरे ख्वाबों की मलिका कब आएगी, मुझसे तो अब और इंतजार ही नहीं होता है। जिसे सुन दूसरा इंसान बोला, मैं तो कितने ही बार उसके डांस की या गाने की वीडियो देख लूं पर मेरा तो मन ही नहीं भरता, ना ही पेट, और मुझे बस इसकी एक झलक ही मिल जाए तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा। बोल वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। तो एक लड़का बोला, जब से मैंने इस लड़की की वीडियो देखा हूँ तब से मैं इसका इतना बड़ा फैन बन गया जितना मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। बोल वो अपनी आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों को अपने दिल पर रख लेता है और ऐसे ही सभी लोग कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं। वही युग और सारी टीम मेंबर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि 8 बजने में बस 2 मिनट ही रह गए होते हैं और अब एंकर का स्टेज में जाने का समय भी हो जाता है, पर वो लड़की अभी तक नहीं आई थी, जिस कारण सारे क्रू मेंबर के दिल की धड़कनें मानो बंद ही होने लगी थी, क्योंकि इस शो में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और अगर वो लड़की आज नहीं आई तो सारा पैसा डूबेगा, ऊपर से कंपनी का नाम भी खराब होगा। वो सब यही सोचकर परेशान हो रहे थे। तभी उन्हें अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है जिसने अपने पूरे फेस में मास्क पहनी होती है, साथ ही वाइट स्कर्ट, उस पर फुल स्लीव का ब्लाउज जो टॉप की तरह होता है, पैरों में मोटी सी पायल और हाथों में चुड़िया, ये बिल्कुल बेसे ही रेडी होकर आई थी।
जैसे वो वीडियो बनाती है जिसे देख सबकी जान में जान आती है और कोई कुछ बोलता उससे पहले वो लड़की बिना किसी से कुछ बोले ही स्टेज पर जाने लगती है। जिसे जाते देख यूँ बोला, मिस ब्यूटी क्वीन तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो करवाने दो, उसके बाद तुम जाना। जिसे सुन वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती और स्टेज के पीछे बने रास्ते से जाकर स्टेज पर खड़ी हो जाती है। जिसे देखते ही सारी पब्लिक बेकाबू होने लगती है और बहुत सारे गार्ड उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। तो सबको देख वो लड़की अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है, जिसे देख सब शांत हो जाते हैं। तब वो बोली, मुझे पता है आप सब मुझे देखना चाहते हैं, मेरी दर्द भरी आवाज़ के पीछे की कहानी सुनना चाहते हैं और सबके ही मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज आप सबको उसका जवाब मिल जाएगा, पर आप सब शांति बनाए रखे। बोल वो शांत हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। अंदर राहुल खुशी के फ़ोन ना उठाने से काफ़ी परेशान था, मगर जब वो उस रूम में लगी टीवी पर जब उस आवाज़ को सुनता है तो वो बस वही देखने लगता है और उसकी आंखें हैरानी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। और वो उसी हैरानी में बस उस लड़की को देखने लगता है। बाहर एक लड़का बोला, तुम आज क्या करने वाली हो? किस पर डांस करने वाली हो या गाना गाने वाली हो? और गाना गाओगी तो कितने सॉन्ग गाने वाली? हाँ बोल। वो उसे देखने लगता है और बाकी सब भी उसे देखने लगते हैं। तब वो लड़की बोली, आज मैं तुम सबको अपनी जिंदगी के 3 पहलू दिखाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सब समझ जाओगे मेरी आवाज़ में, मेरे डांस में इतना दर्द और तड़प क्यों है, जिसमें आपको मेरी कुछ यादें, इंतजार और अंत सब दिख जाएगा। बोल वो सबको देखने लगती है और सभी उसकी बात सुनकर उसके कुछ करने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर म्यूजिक बजने लगती है और वो लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करते ही उसके सामने एक प्यारा सा चेहरा होता है, जिसे याद कर वो लड़की गाना शुरू करती है, जिसे सारे लोग बस शांति से सुनने लगते हैं और उसकी आवाज़ में कहीं खोने लगते हैं। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर ना जाना। कभी शाम ढले। जैसे ही वो लड़की गाना शुरू करती है सब शांति से उसके गाने के साथ उसके डांस को देखने लगते हैं और समझ जाते हैं वो लड़की किसी से प्यार करती है और उसके आने का इंतजार कर रही है। राहुल भी उस लड़की की आवाज़ को सुन उसमें कहीं खो सा जाता है और उसके अंदर उस लड़की को देखने की इच्छा जागने लगती है, क्योंकि वो लड़की उसे जानी पहचानी लगती है और उसकी बॉडी का शेप देख उसे ज़रा सा भी समय नहीं लगता ये पता लगाने में वो लड़की कौन है और वो कौन है। सोचते हुए ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। जैसे ही उस लड़की का गाना खत्म होता है सारे लोग जोरों से तालियां बजाने लगते हैं और उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं, जिन्हें देख वो शांत होने का इशारा करती है। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां मौजूद एक रिपोर्टर बोला, मिस ब्यूटी क्वीन क्या तुम हम सबको अपनी कहानी बताना चाहोगी? क्योंकि यहाँ मौजूद सारे लोग तुम्हारी कहानी जानने के लिए बेताब हैं। तुम क्यों इतनी उदास रहती हो? तुम क्यों हमेशा ऐसे सड़ रहती हो? आखिर उसकी वजह क्या है? क्या तुम्हें प्यार में किसी ने धोखा दिया या तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ा? जो भी है तुम सबको बताना चाहोगी। उस रिपोर्टर की बात सुन सारे लोग उसे देखने लगते हैं और अंदर राहुल भी अपनी आंसुओं से भरी आंखों को लिए बस टीवी में ही उस लड़की के जवाब का इंतजार करने लगता है। तब वो लड़की बोली, कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें ढेर सारी खुशियां देते हैं, हमारी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी कब बन जाते हमें पता ही नहीं चलता, मगर जब जाते हैं तो जिंदगी भर का गम देकर जाते हैं और हम साल बीतने पर बातें जरूर भूल जाते हैं, पर जो यादें हम उनके साथ जीते हैं उसे हम कभी नहीं भुला पाते। उसके इतना बोलते ही पीछे स्क्रीन में कुछ फोटो दिखने लगती है, जिसमें एक छोटू सा 3 से 4 साल का लड़का हॉस्पिटल में एक छोटी न्यूबॉर्न बेबी को अपने हाथ में लिए काफ़ी खुश दिखाई दे रहा होता है। फिर वो दोनों बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, तब वो एक बड़ी सी राजशाही हवेली में दोनों बच्चे साथ दिखते हैं, जिसमें दोनों साथ होते हैं, कुछ में साथ खेलते हैं। स्कूल जाते तो जन्मदिन की ऐसी ही बहुत सारी तस्वीरों का एक कोलाज तैयार किया गया था। फिर वो 2 बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और बाहर विदेश में एक बहुत ही बड़े स्कूल के बाहर वहाँ की यूनिफॉर्म में दिखते हैं। उद्धरण चिन्ह। हर तीज हर त्योहार सारे प्रोग्राम में वो दोनों अपने परिवार के साथ होते हैं और दोनों ने ही हर तस्वीरों में एक दूसरे का हाथ प्यार से थाम रखा होता है, जिससे साफ पता चल रहा था उनका रिश्ता क्या है, पर सबको यही लग रहा था वो दोनों शायद बहन और भाई होंगे। पर शौक सबको तब लगता है जब सारे लोग उन दोनों की एंगेजमेंट फोटो देखते हैं और उस फोटो को देखते ही सब शौक हो जाते हैं। तो वही अंदर रूम में खड़ा राहुल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं। तभी वो लड़की गाना गाती है। वो लड़की जैसे ही गाना गाती है उस लड़की और उस लड़के की बहुत सारी फोटो जो सगाई के बाद की होती हैं
वो दोनों साथ में कभी कोई मीटिंग में तो कभी किसी बड़ी पार्टी में, कभी किसी बड़ी कंपनी की सीईओ की चेयर पर बैठे, और सभी फोटो में वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसे देख सबको समझ आ जाता है वो दोनों एक कपल है जो बचपन से लेकर बड़े होते तक साथ रहे और शायद बाद में कभी बिछड़ गए होंगे। कोष्टक उन सारी फोटो को देख तो सब समझ गए थे, पर किसी को भी उनका चेहरा नहीं दिखा था क्योंकि उसे ब्लर किया गया था, जिस कारण कोई भी उनके फेस को देख नहीं पाता। मगर अंदर जमीन पर पड़ा राहुल समझ जाता है वो कौन है, और उसकी आंखें रुकने का नाम ही नहीं लेती। तभी वो लड़की गाती है और पीछे एक वीडियो चलने लगता है जिसमें उन दोनों की हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी दिखती है, और उन सब में वो साथ होते हैं और लड़का फेरे भी लड़की को अपनी गोद में उठाए लेता है। पास आए, दूरियां फिर भी काम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले, जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हमारी अधूरी कहानी में उन दोनों की वो फोटो होती है जिसमें वो दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और लड़का लड़की को बचाने के लिए खुद मर गया था, और दोनों ही अपने शादी के जोड़े में होते हैं, जिसे देखने के बाद सबकी ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और कोई भी अब कुछ नहीं बोलता। पर फिर भी किसी ने उन दोनों का फेस नहीं देखा था क्योंकि हर फोटो और वीडियो सब में दोनों का फेस ब्लर होता है, और उस गाने को गाने के बाद ही वो लड़की वहां से चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। मगर अंदर रूम में बैठा राहुल फुट फुट कर रो रहा होता है। 80 एपिसोड। रात का समय जब राहुल अपने घर लौट कर आता है तो उसे घर के सिटिंग एरिया में ही खुशी दिखती है जो वहां पर बैठी उसके ही आने का इंतजार कर रही होती है। खुशी को देखते ही राहुल अपने फेस पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लेकर आता है और उसे देख बोला, तुम अभी तक जाग रही हो। बोलते हुए वो अपनी आंखों के कोरों को साफ कर खुशी से बोला, मैं अभी आया। बोल वो अपने कमरे में चला जाता है। राहुल इस समय खुशी से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा होता है क्योंकि राहुल की आंखें इस समय रो रो कर लाल हो चुकी थी, साथ ही वो काफी ज्यादा सूज भी चुकी थी, और राहुल नहीं चाहता था खुशी उसे ऐसे देखे, इसलिए वो अपनी नजरें चुराते हुए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। पर वो ये नहीं जानता था खुशी ने उसकी आंखों में आंसू साफ देख ली होती है, और राहुल को ऐसे रोते हुए देखकर खुशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर वो न ही राहुल के पीछे जाती है और न ही उसे कुछ भी बोलती है, वो बस अपनी जगह पर ही बैठी रहती है। राहुल अपने कमरे में आने के बाद सीधे बाथरूम में चला जाता है और पानी से अपना चेहरा धोने लगता है, पर चेहरा धोते समय उसकी आंखों में और भी ज्यादा आंसू आ जाते हैं और वो वैसे ही रोते हुए खुद से बोला, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ खुशी, पर मेरे गुनाहों की ही मुझे सजा मिल रही है जो तुम मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती हो। बोल वो अपनी आंखों के आंसू को पानी से अच्छे से साफ कर लेता है और अपने फेस पर एक नकली मुस्कान लिए वहां से बाहर निकलता है। जब वो सिटिंग एरिया में आता है तो देखता है खुशी किचन में वेजिटेबल कट कर रही है। ये देख राहुल खुशी के पास जा बोला, खुशी तुम बाहर जाकर बैठो, मैं अभी डिनर रेडी कर लाता हूँ, तुम मुझे बस 30 मिनट का समय दो। बोल वो खुशी को बाहर से जाने के लिए बोलता है, पर वो खुशी की आंखों में एक बार भी नहीं देखता है। राहुल की बात सुन खुशी भी कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ जाती है। अंदर राहुल अपनी नम होती आंखों को रोने से रोकता है और जल्दी से खाना बनाने लगता है, और जैसा उसने बोला था ठीक आधे घंटे में ही वो खाना बनाकर टेबल पर लगा देता है और खुशी के लिए प्लेट में निकाल उसे खाने का इशारा करता है, जिसे देख खुशी रोटी का छोटा टुकड़ा तोड़ उसमें सब्जी लेकर वो निवाला राहुल के सामने कर देती है, जिसे देख राहुल की आंखें दोबारा नम हो जाती है, पर वो अपने आंसू अपनी आंखों में ही जबत कर एक झूठी मुस्कान अपने फेस में लाकर उस निवाले को खा लेता है। उद्धरण चिन्ह। और खुद भी प्यार से खुशी को अपने हाथ से खिलाने लगता है। जब दोनों का खाना हो जाता है तब दोनों ही अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, पर आज राहुल खुशी से अलग होकर दूसरी साइड अपना चेहरा कर लेता है, और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वो शो याद आ जाता है और उस लड़की के गाने के साथ चल रहा फोटोज का कोलाज, साथ ही वो वीडियो और उन दोनों की शादी, जिसे याद कर उसकी आंखें फिर से बहने लगती हैं और वो खुद को रोने से रोक नहीं पाता है और अपने होठों पर अपना हाथ रख धीरे धीरे से रोने लगता है। मगर उसकी सिसकियां खुशी को साफ सुनाई देती हैं, जिस कारण खुशी राहुल को देखती है जिसकी पीठ उसकी तरफ होती है, और साथ ही राहुल की हल्की रोने की आवाज जो उसे साफ सुनाई देती है, जिसे देख खुशी राहुल के करीब जाकर उसे पीछे से ही हक कर बोली, तुम रो रहे हो। जिसे सुन राहुल अपने आंसू पोंछकर पलट जाता है और खुशी और राहुल दोनों अब आमने सामने थे। अब खुशी राहुल की लाल हो चुकी आंखों को साफ देख पाती है, जिसे देख खुशी बोली, तुम क्यों रो रहे हो। जिसे सुन राहुल बोला, नहीं मैं बिल्कुल नहीं रो रहा। बोलते हुए ही वो रो पड़ता है।
और खुद को रोने से रोकने की कोशिश करते हुए बोला, तुमने मुझे बताई नहीं, तुम ही ब्रोकन हार्ट क्वीन इकबाली लड़की हो। बोलते हुए वो उसे देखने लगता है तो खुशी वैसे ही बोली, मुझे बताना जरूरी नहीं लगा। जिसे सुन राहुल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, क्या तुम मुझे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। बोलते हुए वो खुद ही अपने सवाल पर हंसने लगता है, उद्धरण चिन्ह, और अपने सवाल का जवाब खुद ही देते हुए बोला, तुम क्यों भला मुझ जैसे लड़के से प्यार करोगी। मैंने तो एक भी ऐसा काम नहीं किया जिस वजह से तुम मुझे प्यार करो। बोल वो अपनी आंखें कर लेता है और थोड़ी ही देर में उसे साफ कर बोला, मैं सच में काफी ज्यादा बुरा इंसान हूँ ना खुशी, मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर दी। बोलते हुए वो रोने लगता है और उसे ऐसे रोते देख खुशी उसके आंसू पोंछ बोली, नहीं राहुल, तुम बुरे नहीं थे, बस तुम्हारी आंखों में मोनिका के नाम की झूठी पट्टी बंधी थी और वो अब हट चुकी है। ये सुन राहुल बोला, मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूँ खुशी, में कभी किसी का सच्चा प्यार डिजर्व ही नहीं करता। बोल वो फिर से रोने लगता है और जब खुशी देखती है राहुल काफी ज्यादा रोने लगा है, ये देख वो आगे बढ़कर राहुल का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। खुशी की इस हरकत से राहुल एकदम हैरान हो जाता है, पर वो खुशी के इस तरह किस करने से खुद को रोक नहीं पाता और उस किस में उसका पूरा साथ देने लगता है। जब खुशी देखती है राहुल अब पूरी तरह से शांत हो चुका है, ये देख वो धीरे से राहुल की शर्ट की बटन खोलने लगती है, जिसे देख राहुल उसे रोकते हुए बोला, तुम ये क्या करने जा रही हो खुशी। बोलते हुए वो खुशी को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगता है और राहुल की बात सुन खुशी उसे नाराजगी भरी नजरों से देखने लगती है, जैसे वो उसे डिसपॉइंट कर रहा होता है। खुशी की नजरों में साफ गुस्सा देखा जा सकता था जो राहुल के उसे मना करने पर था, और जब राहुल खुशी की नजरों को देखता है तो उसे अपने आप से और भी ज्यादा नफरत होने लगती है, क्योंकि वो राहुल ही तो था जिसकी वजह से आज खुशी इस चीज की एडिक्ट हो चुकी थी और खुशी को इस चीज का आदी बना राहुल उसे कैसे मना कर सकता था। खुद की गलतियों को याद कर राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोला, मैं तो तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता खुशी, क्योंकि मैंने माफ़ी मांगने लायक कोई काम भी नहीं किया है। बोल वो खुशी को अपनी बाहों में भर लेता है और जो खुशी उससे चाहती थी वो उसे वो दे देता है। अगली सुबह राहुल और खुशी की आंखें खुलती हैं तो दोनों खुद को एक दूसरे की बाहों में पाते हैं। ये देख राहुल के फेस पर तो एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, मगर खुशी के फेस पर कोई भी भाव नहीं होते हैं, वो बस बिना किसी भाव के ही राहुल को देख रही होती है। और खुशी के इस तरह बिना किसी भाव के चेहरे को देख राहुल का दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता है और वो बिना कुछ बोले उठकर बाथरूम में जाने लगता है। ये देख खुशी उसका हाथ पकड़ बोली, मुझे साबर लेना है। जिसे सुन राहुल एक लंबी सांस बाहर छोड़कर बोला, ठीक है। इतना बोल वो खुशी को अपनी ही बाहों में उठाकर बाथरूम में चला जाता है और आधे घंटे बाद ही राहुल वापस खुशी को अपनी बाहों में ही उठा कर ले आता है और उसे आराम से काउच पर बिठा पहले तो खुद कपड़े पहनता है, फिर खुशी के लिए एक रेड कलर का अम्ब्रेला सूट निकालता है। वो एक नज़र अपने हाथ में पकड़ा सूट देखता है और एक नज़र खुशी को, क्योंकि उसे पता था खुशी कभी भी ब्लैक और वाइट के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, इसलिए वो उदास होकर उस सूट को वापस से कबर्ड में रखने ही वाला होता है। तब खुशी उसे देख बोली, तुम चाहो तो मुझे ये पहना सकते हो। बोल वो शांत हो जाती है और खुशी की बात सुन राहुल बस उसे देखते ही रह जाता है और उसके पास आकर बोला, खुशी क्या तुम ब्लैक और वाइट की दुनिया से कभी बाहर निकलकर कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकती। बोल वो उसे देखने लगता है। राहुल की बात सुन खुशी कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, कलरफुल कपड़े पहनने के लिए मेरी जिंदगी में खुशी और खुशियों से भरे रंग भी तो होना चाहिए। मेरे पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है, ना ही कलरफुल कपड़े पहनने की कोई इच्छा। बोल वो उसे देख रही होती है। राहुल खुशी से कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे पता था खुशी ये सब क्यों बोल रही है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है और बाप बस उसे कपड़े पहना देता है। साथ ही वो खुद उसे अपने हाथ से ही तैयार भी कर देता है। यहाँ तक आज वो खुद खुशी के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाता है और आज ये कोई मजबूरी में नहीं बल्कि राहुल ने अपने पूरे दिल और दिमाग दोनों के फैसले से किया था और उसे अब ये भी पता था वो खुशी से कितना प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए वो एक भी ऐसा मौका नहीं देना चाहता था जिससे खुशी उससे नाराज हो जाए या उसे छोड़कर चली जाए। तैयार होने के बाद राहुल और खुशी दोनों ही साथ में नाश्ता करते हैं। फिर राहुल खुशी को अपने साथ कहीं ले जाता है और उसे ऐसे खुद को ले जाते देख खुशी बोली, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जिसे सुन राहुल बोला, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। जिसे सुन खुशी थोड़ी हैरान तो होती है पर वो कुछ भी बोलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक डॉक्टर के केबिन में बैठे होते हैं और उस डॉक्टर के हाथ में खुशी की कुछ रिपोर्ट होती है जिसे वो बड़े ही ध्यान से पढ़ रही होती है और राहुल खुशी डॉक्टर के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब राहुल डॉक्टर को अभी भी रिपोर्ट ही देखते हुए देखता है तो वो बोला, डॉक्टर क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह।
सारी रिपोर्ट नॉर्मल तो है ना। बोलते हुए वो उनको देखने लगता है। तब डॉक्टर राहुल को देख बोली, मिस्टर मित्तल, आपकी वाइफ की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। साथ ही उनकी बॉडी में जो वीकनेस थी वो भी अब ठीक हो चुकी है। मुझे लगता है आप अपनी वाइफ का काफ़ी अच्छा ध्यान रख रहे हो, तभी तो इनकी हेल्थ पहले से काफ़ी अच्छी है। साथ ही इनने वेट भी गेन किया है। डॉक्टर की बात सुन राहुल चैन की सांस लेता है, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह। कहीं पिछली बार की ही तरफ इस बार भी खुशी बिक ना हो, पर डॉक्टर की बात सुन वो उसे राहत मिलती है। तभी खुशी डॉक्टर को देख बोली, डॉक्टर और क्या मेरी बॉडी बेबी कैरी करने के लिए तैयार है? जैसे ही राहुल खुशी की बात सुनता है, पता नहीं क्यों मगर उसका दिल ही टूट जाता है। उद्धरण चिन्ह। और उसे अपनी की सारी गलतियां फिर से याद आने लगती है, जिसे याद कर वो फिर से मायूस हो जाता है। तभी डॉक्टर खुशी को देख बोली, जी मिसेस मित्तल, आप चाहे तो आप बेबी प्लानिंग कर सकते हैं, आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए तैयार है। डॉक्टर की बात सुन खुशी के फेस पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर दोनों ही डॉक्टर को फीस देकर वहां से चले जाते हैं।